से लगभग कोई 27 मिनट बाद आपको यहीं से रिपोर्ट करेंगे। तारीख साज फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है और ये फैसला शुरू हुआ इतवार को जब डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के बिहाफ पे एक रूलिंग दी। उसमें आर्टिकल 5 का रेफरेंस दे के वजीर कानून को उन्होंने सुरखरू किया, हुकूमत को सुरखरू किया और अदम एतमाद को जो है वो ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद इतवार ही को खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अदम एतमाद पे वोटिंग जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड था स्पीकर को ये करना। और उसके बाद फिर हेयरिंग हुई, हमने देखा संडे को इब्तदाई समाअत, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे, 4 दिन के अंदर सबको सुना गया। दोनों तरफ की साइड्स को सुना गया। बड़े बड़े वकला वहाँ पर आए, हमने भी वहाँ पे नज़ारा देखा जो हुआ कोर्ट के अंदर। मौजूद जजेस ने जो है बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन उठाए और आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई जिसमें चीफ जस्टिस का ये बयान ने हलचल मचाई हुई है शाम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बात नज़र आ रही है कि रूलिंग जो है वो गलत है। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ ये भी कहा कि असम्बली अगर बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जबकि जस्टिस जमाल साहब ने कहा कि कल को कोई भी स्पीकर आएगा वो अपनी मर्जी करेगा, अदालत ने नहीं देखना कि कौन आएगा कि कौन नहीं। और उन्होंने ये भी कहा जैसे जमाल साहब ने कि अदालत ने हालात व नताइज को देखकर फैसला नहीं करना, अदालत ने आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल जो थे वो बड़े सिग्निफिकेंट उनकी परफॉर्मेंस रही। उन्होंने किसी गलत चीज़ को जो मावरा दस्तूर हो अपनी सोच के ऐन मुताबिक डिफेंड करने से इनकार किया। वहाँ पे उनकी तरफ से ये रिमार्क आया, ये दलील आई कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा। हुकूमत के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा। और जब इतनी बड़ी यहाँ से टेस्टिमनी आई तो ये केस जो है वो बहुत हद तक जो है बहुत से लोगों को अब ऐसा ही नज़र आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस रूलिंग को उड़ा देगी। लेकिन क्या सिर्फ इस रूलिंग को उड़ाएगी और उसके बाद असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, उसके बाद अदम एतमाद की वोटिंग दोबारा होगी, या इसके अलावा भी कुछ होगा? ये तमाम चीज़ें जो है वो भी हमें 7:30 बजे देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला पाकिस्तानियों की निगाह इसके ऊपर है। घुमन साहब मेरे साथ मौजूद है, शामी साहब और कंवर दिलशाद साहब और सुल्तान गनी साहब। सबसे पहले शामी साहब, आज की डेवलपमेंट्स आपकी गहरी निगाह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूलिंग गलत नज़र आ रही है लेकिन मुल्क को कौम के मफाद में भी शायद कोई फैसला आएगा। योर टेक सर। देखें कामरान साहब, ये तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अटॉर्नी जनरल ने जब ये बात मान ली कि रूलिंग का वो दिफा नहीं कर रहे और ये भी मान लिया कि अदालत जो है वो कार्रवाई में यानी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत कर सकती है, किस हद तक कर सकती है, किस बुनियाद पर कर सकती है, ये बात की बात है। तो अब ये बात तो तय हो गई सही। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से वाज़ेह हो गया कि ये रूलिंग तो ख़त्म हो जाएगी। और ये रूलिंग जो थी ये आइन शिकनी के मुतरादिफ थी, क्योंकि आइन में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है जो आर्टिकल 95 है कि जब करारदाद अदम एतमाद असम्बली के सामने पेश होगी तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उस पर राय शुमारी कराई जाएगी। और राय शुमारी कराने का आखिरी दिन था और स्पीकर ने ये अपनी रूलिंग देकर उस आईनी जो बंदिश है उसको मजरू कर दिया और इस तरह से एक मजाक बना दिया पूरे हमारे दस्तूरी अमल का। तो बहरहाल अब उसके बाद क्या होगा? अब तकाजा तो कानून का यही है कि जब एक बुनियाद गलत हो गई तो उसके बाद जो अमारत उस पर खड़ी हुई है उसको भी ढह जाना चाहिए। और यानी लगता ऐसा है कि रेफर होगा मामला कौमी असम्बली को, वो तहरीक अदम एतमाद पर फैसला करे और उसके बाद फिर मामला आगे चले दस्तूर के मुताबिक। लेकिन अदालत क्या मुनासिब समझती है? मुख्तलिफ अशारे जो हैं उनकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं, हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। एक मामला और आ गया, अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं उस तरफ के, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 दिन पहले मेरे साथ ट्रांसमिशन में थे, आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की और आपने कहा कि स्पीकर के पास कोई खुदाई इख्तियार नहीं होता। और ये अभी फैसला नहीं आया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो आर्गूमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि रूलिंग गलत नजर आ रही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई कि खुदाई इख्तियार तो स्पीकर के पास नहीं होता। और आई थिंक इस फैसले के बाद अब अगर तो ये चैलेंज होगी रूलिंग तो फिर शुतर बे मुहार भी स्पीकर नहीं होगा। लेकिन सर सवाल ये है
कि अगर अदालत यही रेफर करती है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, तो सर इलेक्शन कमीशन ने तो आज कह दिया है कि 8 महीने से पहले तो हम इलेक्शन, अक्टूबर से पहले तो हम इलेक्शन कर ही नहीं सकते। तो शाबी साहब, ये तो फिर एक और बहरान पैदा हो जाएगा। देखिए, जब रूलिंग गलत हो गई और उसको कलअदम करार दे दिया गया, तो फिर मामला तो वहीं पहुंच जाना चाहिए ना जहां रूलिंग से पहले था। कौमी असेंबली का इजलास हो रहा था, उसमें करारदाद अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, अब उस पर राय शुमारी होना थी। तो इंसाफ का तकाजा भी है और दानिश का तकाजा भी है और मंतक का तकाजा भी है कि मामला वहीं से फिर शुरू हो और कौमी असेंबली फैसला कमीशन का भी करे। तकाजा है सर। हाँ जी, कि फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का भी तकाजा है कि 8 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए, फौरी इलेक्शन जो हैं उनके अपने मसाइल होंगे। ये निगरान हुकूमत जब आती है, अब देखिए हमारी इकॉनमी जो है वो किस कदर मुतासर हो रही है, डॉलर जो है वो उड़ान उसकी कितनी ऊंची जा रही है। और अभी आप देखें, आज स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें 2.5% इजाफा कर दिया, और मतलब एक बहरानी कैफियत है। और अगर इस वक्त निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल यानी ऐसी पोजीशन में होगा कि कोई फैसला करने वाला नहीं होगा, कोई मामलात को देखने वाला नहीं होगा, कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं होगा, और बस जो होगा टामक टोइयाँ मारने वाले होंगे, एड हॉक फैसले करने वाले होंगे, और मामलात हमारी इकोनॉमी के मामलात जो हैं वो बद से बदतर होने का खदशा है। बिल्कुल बजा। शाबी साहब मेरे साथ प्लीज रहिएगा। घुमन साहब, आपके नज़दीक अगर रूलिंग जो बादी नज़र नजर आ रही है, आप भी कोर्ट में थे, तो अगर ये रूलिंग को उड़ा भी दिया जाए तो हुकूमत के लिए सेफ एग्जिट क्या हो सकता है कि इलेक्शन 90 डेज में करा दी जाए? देखें, जो बुनियादी इस केस की जो मसला है ना, वो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। आज जो बार बार इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से जो बात करने की कोशिश की, तो जज साहिबान ने कहा कि आप ये बात भूल रहे हैं कि आप कोई पिटिशनर हमारे पास नहीं आया था, हमने 184(3) के तहत लिया है। और 184(3) अगर पढ़ें तो मफाद आमा, उन्होंने कहा जी मफाद आमा का हमने देखना मसला कि क्या हम अगर ये इस असम्बली को बहाल करते हैं तो एक मेजॉरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं इंडिविजुअली, उसके सामने माइनॉरिटी पार्टीज़ मिल के अगर हुकूमत बनाती हैं तो हाउस के अंदर भी टर्मोइल होगा, वर्ड टर्मोइल का इस्तेमाल किया गया, ठीक, और हाउस के बाहर भी टर्मोइल हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अभी 7:30 बजे फैसला आना है, फैसला आ जाता है कि बिल्कुल जो उसकी जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, दोबारा अर्ज करता चलूं, वो जो कहा गया डिप्टी स्पीकर से जब बात एक क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा जी वो उसके स्पीकर की बात हो रही है। हाँ, स्पीकर ने कहा जी उनके बिहाफ पे उसने किया था, उनके अलहदा वकील हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब मसला ये है कि अगर तो जो बिल्कुल रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाती है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाती है तो फिर सर्टनली उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हुकूमत को फेस करना। लेकिन घुमन साहब, अगर आप समझते नहीं खबर साहब कि अगर ये हो जाती है तो लॉजिकली, तो जिस तरह शामी साहब भी कह रहे हैं और मैं भी पुट कर रहा हूँ सवाल, फिर तो हर चीज़ उसी जगह स्टार्ट होनी चाहिए लॉजिकली। सर देखिए, यहाँ पे बात वही आ जाती है कि जो पिटिशन है, जो केस, जो लॉ पॉइंट डिस्कस हो रहा है, वो उसका जो उसकी लॉफुल होना या अनलॉफुल होना, वो अपोजिशन उसको रेज कर रही है। लेकिन जजेस साहिबान ये कह रहे हैं कि हमने इस केस की जो बुनियाद है वो हम देखना है मफाद आमा। मफाद आमा का मसला वो कह रहे हैं कि हमारी नज़र में कि लड़ाई इतनी, जो बेटरनेस का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ कि आप अपोजिशन हुकूमत के दरमियान इतनी लड़ाई पैदा हो गई है कि हमें नहीं लगता कि आप लोग एक छत के नीचे बैठ के काम कर सकते हैं। अगेन हमें 7:30 बजे का इंतजार करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये रूलिंग उड़ जाती है, बिल्कुल उसको अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद फिर सडनली बहुत ज़्यादा और लीगल सवालात उठेंगे। लेकिन वही बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स हैं कि जब तक हमारे सामने जजमेंट नहीं आ जाती, वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम तो एक वैसी बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। सुलेमान गनी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? कवर साहब को भी अगर ले सके हम। सुलेमान गनी साहब, आपके नजदीक इस वक्त कानून और आइन पे स्ट्रिक्टली पैरा एक फैसला की कौम को जरूरत है, या चीजों को वाइडर स्केल पे भी अदालत अहाता कर सकती है, जिनमें ये सियासी सवाल भी है कि इस मुल्क को कौन संभालेगा? जैसा शहबाज शरीफ साहब से आज आगे बात हुई, जज साहब पूछ रहे थे किस तरह आप क्या करना चाह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई, तो आपके नजदीक इस वक्त जजेस का वो दायरा क्या है कि सिर्फ इस रूलिंग पे बात करिए और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएंगी, या वो एक इस सियासी क्वेश्चन पे भी वो एड्रेस कर सकते हैं मफाद आमा के?
देखिए कामरान साहब, एक बात तो बड़ी वाज़े सामने आ चुकी है कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात तो नज़र आ रही है कि रूलिंग गलत है, और इस रूलिंग की बुनियाद पर ही तो सारा बहरान पैदा हुआ है। ये रूलिंग जब ख़त्म होगी तो जो चीज़ें जिससे इसकी वजह से मुतासर हुई हैं वो तो सारा कुछ बहाल होगा। जहाँ तक आपने कहा कि कोर्ट जो है मज़ीद क्या करेगी, देखिए एक फ़िक्रा और कहा जनाब चीफ जस्टिस ने कि हमें कौमी मफाद भी मुकद्दम रखना होगा। अब ये जो कौमी मफाद की बात है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस कौमी मफाद को मुकद्दम रखने की बुनियादी ज़िम्मेदारी तो पाकिस्तान की हुकूमतों की होती है। वो किस हद तक कौमी मफाद मुकद्दम रखती हैं कि एक ऐसा मामला जो ऐवान के अंदर था और अदम एतमाद पेश की गई थी, उस सब को बलडोज करके जो स्पीकर साहब ने आके बड़ी तेज़ी से एक ऑर्डर पड़ा और वो चलते बने, और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान का जो कौमी असम्बली का ऐवान है, जिसे हम 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान कहते हैं, उसे रुखसत कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के अहले सियासत और पाकिस्तान के हुक्मरान जिम्मेदार हों तो फिर कोर्ट के पास जाने की तो जरूरत नहीं है। देखें कामरान साहब, एक तनाव की कैफियत है, टकराव की कैफियत है, डेडलॉक है, यहाँ तक के प्रेसिडेंट साहब लेटर लिख रहे हैं अपोजिशन लीडर उन्हें जवाब देने के लिए। आप ये बताएं ना, ये डेडलॉक सिर्फ रूलिंग को उड़ाने से, लेकिन 90 डेज में इलेक्शन होने से दूर होगा, या रूलिंग को उड़ा के पार्लियामेंट बहाल करने से दूर होगा? असल देखिए बात ये कि ये एक गलत नज़ीर कायम होने जा रही थी, एक गलत नज़ीर। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में भी इसका अहाता कर दिया गया। अगर हम समझते हैं कि जी पार्लियामेंट के स्पीकर की रूलिंग बड़ी अहम है, वो बात ठीक की गई है कि कोई स्पीकर को जब इस हद तक बाख्तियार किया जाता है तो वो बाख्तियार इसलिए किया जाता है कि उसकी भी कुछ हदूदों की हद होती हैं। हम लोग समझते हैं कि जी अगर हमें ये इख्तियार मिल गया तो हम कोई खुदा बन गए हैं। मेरा ख्याल है ये नज़ीर तो ख़त्म कर दी है पाकिस्तान की। सुभाष अली साहब, जरा मुझे क्विकली, बिल्कुल आपकी बात, आपका ये पॉइंट आ गया, और मैं क्विकली आगे तक चलना चाह रहा हूं ताकि 7:30 बजे के बाद भी आप लोगों से एनालिसिस कराना है, क्योंकि व्यूअर्स अभी 15 मिनट रह गए जब सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आने वाला है। आपको हम यहां से लाइव रिपोर्ट करेंगे और उस फैसले से पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की सिमत बनेगी। इससे पहले मैं शामी साहब के पास जाऊं, कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कंवर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जनाब। कंवर दिलशाद साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले ये पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन करवाना, तो इमरान खान साहब ने तो 90 डेज का कह दिया, प्रेसिडेंट ने 90 डेज का कह दिया, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये रूलिंग दे दे कि जी 90 डेज में इलेक्शन कराना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनको भी यही बात कह सकता है? उसका मोजाज अथॉरिटी है कि जी मैं अक्टूबर से पहले नहीं करा सकता? वो जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 222 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा इख्तियारात हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। और सबसे बड़ी अहम बात ये, अगर इस तरह से अगर 90 डेज में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजेगा आइन के आर्टिकल 222 के तहत कि जनाब हमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने 15 खत लिखे, हम 15 मई से लेकर अभी तक खत लिखते आ रहे हैं कि जनाब इसमें कानून साजी कर लें, तो आपने हमारे 15 खतों का जवाब नहीं दिया। आज जो चीफ इलेक्शन कमीशनर ने खत लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने सारे 15 खतों की सारी कॉपी साथ लगाई है, अटैच की है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपकी देखिए, आपकी साबिका हुकूमत ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, जो डिलिमिटेशन कराने के जो आईनी और कानूनी प्रॉब्लम थे वो हल नहीं किए, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रेफर भिजवा देगा। और आर्टिकल 254 के तहत उसमें अगर कोई रूलिंग ये लिखा हुआ है, अगर कोई आइन की जो है वो मुकर्ररा मुद्दत में ना हो सके काम, लेकिन बाद में हो जाए, तो वो उसमें आइन में लिखा हुआ है कि वो उसके बकायदे इख्तियारात हैं कि वो आइन में कि आप कर कंवर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर को भी कह सकता है कि जी अगर वो नहीं करवा सकता इलेक्शन, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पे भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर सकता है कि जी ये मुमकिन नहीं है कि हम करा सके 90 दिन में, ऐसा ही है? जी हाँ, इसी तरह जैसे देखो ना, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही राय को देखना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को पढ़ेगा, देखेगा और तमाम दलाल देखेगा, तो वो डेट एक्सटेंड करवा देंगे कि ठीक है जी आप अक्टूबर में, नवंबर में करवा लें। ठीक, कंवर साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ रहेगा। शामी साहब, सर ये अभी तो ऑब्वियसली हम एक मफरूजों में बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो कर रही है ना, क्योंकि ये बात चल भी रही है
कि अगर बायगॉन्स करके ये रूलिंग को तो रद्द कर दिया जाए, लेकिन इलेक्शंस को जो है वो कहा जाए कि इसी तरह जिस तरह के हो गया मामला वहीं से शुरू किया जाए, पिछली बातों को भुला के, और 90 डेज में इलेक्शन हो। लेकिन कंवर दिलशाद साहब के सामने कह रहे हैं कि अगर ये कह दे इलेक्शन कमीशन अंडर 222 की क्लॉज के तहत कि जी हम नहीं करा सकते अक्टूबर से पहले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी वो शायद उनको मजबूर नहीं कर सकेगा। सर आपकी क्या टेक है? ये तो फिर एक और डेडलॉक नहीं हो जाएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा ना, क्योंकि दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज। और मैं शामी साहब एक मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो है वो तलब कर लिया है। सो हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के सीनियर कानूनी माहिरीन को जो है वो तलब कर लिया है, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो कानूनी टीम के हमरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली अगर चीफ जस्टिस साहब ने या बेंच ने कोई फैसला करना होगा तो उसके अंदर उनको आज की जो डेवलपमेंट है, जो आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को लेटर का जवाब दिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, उसको उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे कि अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि इतने इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये लिख दे सकता है कि सर हम तैयार नहीं हैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करने जा रही है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इंदिया दिया गया कि अक्टूबर से पहले हमारे साथ आमिर सईद अब्बासी भाई रिपोर्टर मौजूद है। आमिर जरा बताइएगा कि क्या हुआ, ये अचानक इलेक्शन कमीशन हकाम को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ही देर के बाद फैसला सुनाने जा रही है डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के खिलाफ। लेकिन अब से कुछ देर पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अपनी लीगल टीम के हमरा पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हमने जब उनसे इस्तफसार किया कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें चीफ साहब की तरफ से हुक्म है कि हम फौरी तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हम अपने मुकम्मल रिकॉर्ड और तमाम हुकाम के साथ यहाँ पर आए हैं। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा उनकी जो लीगल टीम थी वो भी यहाँ पर पहुंची है, और अब से कुछ देर के बाद ही फैसला आने वाला है। लिहाजा ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी। लेकिन आमिर आपको लगता नहीं कि अगर इस वक्त बुलाया है मौजूद जजेस ने उनको, तो फैसला थोड़ा डिले भी हो सकता है? क्योंकि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है डिले हो सकता है फैसला या 7:30 बजे ही आएगा? देखिए, आमतौर पे जब भी अदालतें कोई मुकर्रर वक्त करती हैं तो उसके बाद उसमें मामूली ताखीर हो जाती है और बाज़ औक़ात उसमें ज़्यादा ताखीर भी हो जाती है जब तक तमाम जो फैसला है वो तहरीरी तौर के ऊपर आ ना जाए। तो लिहाजा जब भी कोर्ट अनाउंस करती है कोई फैसला तो उसमें वो रिटन ऑर्डर ही पढ़कर सुनाया जाता है। आप हमें आमिर अपडेट रखिएगा, अगर डिले भी हो तो आपने हमें बताना है, और फैसला जब आएगा तब तो हम आपसे पूछ ही लेंगे। कंवर दिलशाद साहब, ये बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये जो सेक्रेटरी को बुला लिया इलेक्शन कमीशन के उन्होंने, तो यहाँ पर आपके ख्याल में किस लेवल पे बात हो सकती है? मतलब क्या चीफ जस्टिस उनको ऑर्डर नहीं कर सकते अगर उनके जहन में हो ये कि इलेक्शन अर्ली हो? एक मफरूजे भी बात हो रही है, या इलेक्शन कमीशन की बात सुननी पड़ेगी उनको? चीफ जस्टिस साहब जो है, चीफ जस्टिस हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बड़ी तरजीह देते हैं। जब भी कोई ऐसा मामला होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं या उनके हकाम को बुलाते हैं। अब उन्हें ये पूछना होगा कि अगर हमें इंतखाबात करना पड़ जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने का अहल है? तो वो सारे खतूत जो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखे थे 1.5 साल से, वो तमाम फाइल लेकर वो जा रहे हैं कि सर हमें तो वफाकी हुकूमत तावन ही नहीं किया। हमने कहा यहाँ कानून साजी होनी है, मर्दमशुमारी होनी है, डिलिमिटेशन होना है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल अपडेट करना है। खैबर पख्तूनख्वा की 6 सीटें जो है वो हमने सूबे को दे रही है और 6 सीटें कम करनी है। उसमें भी आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करनी पड़ेगी। 272 की जगह 266 सीटें आनी है, तो इसमें बड़ी कानून साजी भी है। तो कंवर साहब, ये इतना डिले किसकी वजह से हुआ है? ये और पूछे एक सवाल खावर घुमन साहब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं क्विकली। अच्छा, और घुमन साहब को सवाल ले। अच्छा, कमर साहब ने इलेक्शन, अच्छा कमर साहब ने किया, अब पूछ लें। आज ये सवाल जो था बिल्कुल कोर्ट के सामने पेश आया कि जी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, तो उन्होंने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, कुछ कानूनी तरामीम चाहिए, तो उसके ऊपर भी एक कोर्ट की जजमेंट वहाँ पे कोर्ट की गई कि जो भी इंटरम सेटअप आएगा उसके पास ये तमाम तार इख्तियारात मौजूद होंगे, वो जो भी कंसर्न्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनको एड्रेस किया जा सकता है इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो मेरे वहाँ पे जो तमाम अतराफ थे वो राजी थे। तो कमर साहब, जो इंटरम सेटअप है उसके पास अगर ये तमाम इख्तियारात मिल जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 8 महीने लगेंगे ना फिर भी। नहीं, मतलब वो जो बता रहे हैं जो भी वो उनको हर्डल्स हैं वो हल हो जाते हैं। कंवर साहब, इंटरम सेटअप हल कर सकता है?
3 महीने में? इसमें इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मैं अपने बताना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते इसके मामला में। ये कुरान साहब के जमाने में बड़ी कानून साज हो जाती थी, उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो अपना डे टू डे प्रॉब्लम देखेंगे, उसके हल करते जाएंगे। उनके पास कानून साजी के एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया कोई इख्तियारात नहीं होते उनके पास। ये तो बड़ा नाम ही होती है इंटरिम गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक, ताकि सिस्टम चलता रहे। और आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की वजह से डिले हुआ और उन्होंने ताउन नहीं किया। मेरे साथ रहिए कंवर साहब। शामी साहब, अब ये बता दीजिए कि अगर तो ये मामला इस तरह हुआ कि ये तो एक और डेडलॉक नहीं होगा, 90 डेज में इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा अगर फैसला कुछ किस्म का आता है? शामी जो साहब, बात कंवर साहब कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, वो सीटों की एडजस्टमेंट होनी है। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंतजाम के बाद कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो कम होनी है, सूबाई असम्बली की उसमें इजाफा होना है। ये तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। दस्तूर में तरमीम जो है, कोई इंटरिम सेटअप नहीं कर सकता, कोई मुस्तकिल सेटअप नहीं कर सकता, वो सिर्फ असम्बली कर सकती है। ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर आइन में तरमीम की ज़रूरत है तो उसके लिए कौमी असम्बली को और सेनेट को तरमीम करनी होगी, कोई दूसरा उसका मुतबादल नहीं होगा। तो शामी साहब, फिर तो ये बड़ी, इसका मतलब तो पार्लियामेंट की बहाली से काम ज्यादा सही हो सकता है। देखिए, अब ये तो रूटीन में हो सकता है। अब हमें जाहिर है कि इस वक्त तो हम हवा में तीर चला रहे हैं। अभी जो फैसला आएगा उससे वाज़ेह होगा कि फादल जज साहबान क्या देखते हैं, क्या मुस्तकबिल का लाहे अमल तजवीज़ करते हैं। बाती नज़र में तो बात यही है कि जब एक बुनियाद ही ढह गई और उसके तो उस पर खड़ी हुई इमारत कैसे खड़ी रहेगी? यानी स्पीकर ने रूलिंग दी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश नहीं हो सकी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश नहीं हो सकी तो फिर वज़ीर आज़म मौजूद रहे। वज़ीर आज़म मौजूद रहे तो उन्होंने सदर को तहलील करने की सिफारिश कर दी। असम्बली बातें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अभी ये बात यहाँ हो रही थी कि ये फाजल अदालत में ये बात कही गई कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट वजूद में नहीं आ सकती। भाई, मिनॉरिटी गवर्नमेंट कभी भी वजूद में नहीं आएगी। जिस गवर्नमेंट ने असम्बली तहलील की है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी। अपोजिशन के अरकान मतलूबा तादाद में मौजूद थे जो उस तहरीक को मंजूर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कौमी असम्बली से बनेगी, मेजॉरिटी वोट लेके बनेगी। मेजॉरिटी वोट लेके जब बनेगी तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट कैसे होगी? बिल्कुल सही। इस पे बुनियादी तौर पर सवाल ये उठाया गया था जजेस साहिबान की तरफ से कि एक पार्टी है जिसकी हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो अब आप कह रहे हैं कि वो चली जाए अपोजिशन के अंदर। जजेस साहिबान ये बात कर रहे थे और आप उन्हीं के इत्तेहादियों को लेके, बाकी लोगों को लेके आप हुकूमत बना लें, तो आप ये काम किस तरह करेंगे हाउस के अंदर? वो मखदूम साहब ने कहा कि इनके में 172 होंगे, हमारे 177 होंगे। एग्जैक्टली, वो बुनियादी तौर पर मसला वही है कि आप काम बार-बार हुआ है, बात करने के लिए पार्लियामेंट में मसला इस वक्त लड़ाई है। अगर सिंगल लड़ाई का इशू है तो इसका हल किस तरह? या तो कोई पार्टी, साहब, ये पार्लियामेंट्स में बार-बार होता है, मखलूत हुकूमतें बनती हैं, सही, और जहां मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है वो हुकूमत बन जाती है। और इस वक्त जो हुकूमत हमारे साहब अभी जो हमारे यहाँ मौजूद वो भी तो इत्तेहादी हुकूमत थी, वो कौन सी? हाँ जी, 172 तो नहीं थे उनके पास, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए सर, बात ये है कि ये तो अब मौजूद जजेस ने फैसला करना है कि उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कानूनी फैसला करना है या इसको पूरा मुफाद आमा को देखना है। ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। उसका फैसला आएगा तो उस पर और अच्छा एनालिसिस, क्रिटिकल या सब्सटेंशियल या एप्रिशिएबल एनालिसिस हो सकता है। लेकिन सुलेमान गनी साहब, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है इस मौके पे, तो आपका क्या तज्जिया है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप जब इलेक्शन का बार बार नुक्ता उठा रहे थे तो उसी दौरान आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनके जुम्मेदारान को वहाँ बुला लिया गया है। और अगर उनको वहाँ पर बुला लिया गया है तो उसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ स्पीकर की रूलिंग के गलत होने तक का नहीं है, इससे आगे का है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक बहरान तारी हुआ है, और बहरान किन की वजह से तारी हुआ है? उस हुकूमत की वजह से जो इससे पहले 10 रोज़ पहले तक ये कह रही थी कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हालात इस नैज पे आ गए हैं
कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को ना सिर्फ उससे एक गैर कानूनी रूलिंग का फैसला गैर कानूनी करार देना है, बल्कि उन्होंने आगे रहनुमा असूल भी मुतय्यन कर दिए हैं कि मुल्क को आगे की तरफ कैसे लेके जाना है, क्योंकि ये काम तो हुकूमत का था। हुकूमत मुल्क को आगे की तरफ ले जाने की बजाय खुद पाकिस्तान के अंदर एक बहरान तारी किए हुए थी। लिहाजा बिल आखिर हमारा काम, हमारी किस्मत में हमारी अदालत उज़्मा ही है जो हमें रहनुमा असूल फराहम करती है। इसमें एक मसला और है जी, ये सबके लिए है, सारे पैनल को मैं दावत फिक्र दे रहा हूं इसके ऊपर। और कंवर दिलशाद साहब आप भी मौजूद हैं हमारे साथ? अच्छा जी हाँ, बताएं बताएं बताएं। कंवर साहब मैं शुरू आपसे करता हूं, फिर खावर साहब, फिर शामी साहब, फिर सब। सर ये बताइए कि ये अगर 90 डेज में कौमी असेंबली के अंदर इलेक्शन करवा भी दिए जाएं तो ये तो इलेक्शन बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे कंवर साहब, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलियां कायम हैं। प्रोविंशियल असेंबलियों के अंदर जो पार्टियां पावर में होंगी, जब वहां से नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो वहां तो केयर टेकर होगा ही नहीं, तो वो तो इलेक्शन का रिजल्ट ही कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ इस्लामाबाद तक निगरान सेटअप रहेगा, लेकिन नेशनल असेंबली के पंजाब की सीटें, नेशनल असेंबली की केपी की सीटें, सिंध बलोचिस्तान की सीटें, वहां पे तो निगरान सेटअप नहीं होगा। वहां पे वो अब सिंध में लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी होगी, वहां निगरान सेटअप नहीं होगा। वो वहां के एनए के इलेक्शन को कौन मानेगा पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में? कंवर साहब व्हाट यू से? ये पॉइंट मेरे ज़हन में आया। यही जो आप बात फरमा रहे हैं, तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नोट लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यही पेश कर रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि जब चारों सूबों में चारों सूबाई गवर्नमेंट चलती रहेगी तो फेडरल गवर्नमेंट में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके इख्तियारात तो हमारे फैसलाबाद तक रहेंगे, इस्लामाबाद तक। उसके इख्तियारात कहाँ हैं? तो चारों सूबे में तो उसके इख्तियारात नहीं होंगे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो ये सारा नोट उन्होंने बना के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश करना है कि जनाब इन हालात में हम कैसे आर्टिकल 218 के तहत हम कैसे इंतखाबात करवा सकेंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है। तो ये सारी बातें सामने आनी है। अच्छा। और हमें तो हाँ, लेकिन एक बड़ी बात मैं अर्ज करूं कि जो बार बार कहते हैं कौमी मफाद, कौमी मफाद होता है गवर्नमेंट का, आप यहाँ कहिए रियासत का मफाद, रियासती मफाद में इंटरेस्ट होती है स्टेट का, रियासत। लेकिन आप मुझसे एग्री करते हैं कि ये निगरान सेटअप जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद रहेगा जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है? ऐसे ही है फैजाबाद तक, हाँ फैजाबाद तक रहेगा। वो कहाँ जाएगा आगे? आगे तो इख्तियार आते नहीं इसके पास। तो और बाकी बिल्कुल ठीक मेरे साथ बिल्कुल सही। सर सेम क्वेश्चन आपसे, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? वैसे इसका एक काउंटर आर्गूमेंट यह है कि पाकिस्तान में आज तक कौन से ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जिनको हारने वाली जमात ने माना है? ये कंट्रोवर्शियल तो हमेशा रहे हैं कि जो हारा है ये तो बहुत ही वन साइड हो जाएगा ना, वो अच्छा कायम है। अच्छा, ये सवाल भी आज पेश किया गया वहाँ पे अदालत उज़्मा के सामने कि जी ये मामला है तो ये इसका हल क्या करेंगे। उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी अगर बाकी जो पटिशनर्स हैं वो हमारे साथ बैठ जाए, इसका भी हल हम निकालने के लिए तैयार है कि अगर इकट्ठे इलेक्शन करवाना है तो उस पर भी बात की जा सकती है। अलबत्ता जो बात आ जाती है अगेन बार बार के मफाद आमा, मसला यह है कि जब ज़्यादा पुश किया जाता था जजेस साहिबान को तो वो बार बार दिखाते थे कि हम 184 के तहत कर रहे हैं। एक मौके के ऊपर मखदूम साहब काफ़ी ज़रा अग्रेसिव मूड में गए तो वहाँ पे जस्टिस जो बंदयाल साहब ने कहा कि जेंटलमैन आपके क्लाइंट के खिलाफ सीरियस किस्म के चार्जेस हैं, तो अगर हम मेरिट्स और डी मेरिट्स में पड़ गए तो फिर मामला जो है मखदूम साहब का जिन्होंने तारीफ भी बड़ी की कि सबसे अच्छे नुक्ते आपने दिए। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब उसमें पड़ गए तो फिर ये मामला और आगे बढ़ेगा। इस मसले तो आप कह रहे हैं ये भी सिलसिला लेंगे? हल निकालना है। और भाई इतना इजी नहीं है ये हल निकालना है। वैसे अगेन क्योंकि अभी थोड़ी देर में जजमेंट आ रही है, वो तो आज यार हमने तो कुछ करना है कि आप कह रहे हैं कि ना करें। नहीं मैं जरूर करना, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी सवाल तो आते हैं ना ज़हन में। सुनने की चलिए शामी साहब से पूछ लेते हैं, उस्ताद मोहतरम जो मेरे जो रियासत पाकिस्तान के जो इदारे हैं जब खड़े हो जाएंगे कि हमने इलेक्शन करवाना है फ्री एंड फेयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे ऊपर बैठा होगा, तो मेरे ख्याल में फिर सारे फैलन लाइन और मामला। शामी साहब ये मैंने सवाल उठाया है कि अगर पंजाब में लेट्स सपोज कल हमजा की गवर्नमेंट हो या इवन पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, परवेज साहब की, केपी में ऑलरेडी पीटीआई की है, सिंध में उनकी है पीपल्स पार्टी की, इस तरह, तो ये जो अगर 90 डेज में कौमी असेंबली का भी इलेक्शन हो गया तो ये एनए की सीटें सूबों की होंगी, तो वहां पे तो गवर्नमेंट ही कोई और होंगी, तो ये किस तरह इलेक्शन फेयर होगा शामी साहब? नहीं, ये इलेक्शन जो है वो तो पूरे मुल्क में तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि हर सूबे की असेंबली जो है हाँ जी उसको तहलील करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है, वो तो वज़ीर आला ही एडवाइस दे सकता है। और अगर या तो एक सियासी जमातों के दरमियान एक मुआहदा हो, उसके तहत वो ये फैसला करें कि अब हमने इंतखाबात कराने हैं, वो तो और बात होगी। अदरवाइज़ तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ फिर वफाक के इलेक्शन होंगे और सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, कभी हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है
ये दुरुस्त है, ये लगाती है, लेकिन फिर हर इलेक्शन को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो आपने देखा कि अब भी अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही थी उसके बावजूद असेंबली में बैठी हुई थी, और उससे पहले इमरान खान साहब जो कहते थे कि धांधली हुई है वो भी असेंबली में मौजूद थे। तो असेंबली रिगिंग के मामले में जो बगावत हुई है वो तो 1977 में हुई है, और जो तहरीक चली है वो 1977 में चली है। उसके बाद तो इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें इंतखाबात को तस्लीम करती रही हैं अमलन, और मौजूद रही हैं असेंबलियों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें सुलेमान अकरम राजा साहब ने, बहुत सीनियर लॉयर है, और मैं तो खैर इनके ख्यालात और इनके जो लीगल अफकार हैं उनकी बहुत कदर करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनी केस। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन लोगों को बता दूँ 7:30 बजे का टाइम था फैसले का। अगर हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर अमर सईद भाई साहब, उनसे भी अगर चल जाए पता कि क्या कुछ देर और है या फैसला बस आया ही चाहता है, क्योंकि फिर जैसे फैसला आएगा यहाँ से आपको हम बताएंगे, उसको ब्रेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हिस्टोरिक डिसीजन देने जा रही है। इतवार में जो तहरीक अदम एतमाद को रद्द किया स्पीकर की रूलिंग, उसके बाद सारे मामला ट्रिगर हुए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली को तोड़ दिया, और उसके बाद जो है एक निगरान सेटअप के मुतालिक बात चल पड़ी। लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा कि होना क्या है अब से कुछ देर बाद। लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तलब कर लिया है। सुलेमान साहब, ये सारा केस आपकी नज़रों से गुजरा, आपने हमें इससे पहले भी इस पर गाइडेंस प्रोवाइड की। आज जो चीफ जस्टिस साहब की रूलिंग नज़र आई है उसमें तो वो कह रहे हैं कि एक बात तो नज़र आ रही है कि रूलिंग गलत है। अटॉर्नी जनरल ने भी डिफेंड नहीं किया डिप्टी स्पीकर को। आपके ख्याल में अदालत का ये सारा केस जो है सिर्फ इस रूलिंग के ऊपर है, और रूलिंग पे फैसला होने के बाद सारा मामला उसके इर्द गिर्द घूमता है, या अदालत आगे इलेक्शंस पे भी कोई फैसला दे सकती है और ये विद इन द मैंडेट होगा इस पिटीशन के? देखिए, मेरी नज़र में बतौर एक आइन के तालिब इल्म, एक वकील, तो ये मामला सिर्फ रूलिंग के गिर्द ही घूमना चाहिए। अगर रूलिंग कलअदम थी तो फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद मौजूद थी, और तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में वो असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो नहीं दे सकते थे, लिहाजा असम्बली का तहलील होना भी कलअदम हुआ। तो मेरी नज़र में तो ये तमाम मामला एक मंतकी जो एक लड़ी है उसमें पिरोया हुआ है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि स्पीकर की रूलिंग तो कलअदम है, लेकिन उस रूलिंग के नतीजे में जो वज़ीर आज़म ने कदम उठाया उसको हम इस्तेहकाम बख्शते हैं, उसको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और अब मामला केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। तो ये दो बातें एक तरह से आपस में तज़ाद रखती हैं आइनी तौर पर। लेकिन इस सब के बावजूद जो आज कमेंट्स आए, जो गुफ्तगू हुई अदालत में, जो सवाल जवाब हुए, उनसे लग ये रहा है कि शायद अदालत ये समझती है कि मुफाद आमा में हमें आइन से आगे बढ़कर कोई फ़ैसला करना चाहिए और मामले को इलेक्शन की जानिब भी जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है बहस होगी, सवाल उठेंगे, हम फिर गुफ्तगू करेंगे कि आइन में हमारी अदलिया का क्या मकाम है, अदलिया को किन बातों को अपने सामने रखना चाहिए फ़ैसले करते वक्त। क्या सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, या माशी हालात और मुतवक्के सियासी सूरत हाल या सियासी खलफशार को भी सामने रख कर फैसले होने चाहिए। ये बहस हमारे मुल्क में पहले भी हुई है, जो हम नजरिया ज़रूरत आप कह रहे हैं ये जी बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, लेकिन जी प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें नजरिया ज़रूरत पे आप क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, ये जो नजरिया ज़रूरत का जो हम एक जिक्र करते हैं वो एक हमने एक इस्तिलाह जो है वो घड़ी है इन्हीं तमाम बातों के लिए कि जब ये लगे कि अदालत ने आइन और कानून से हट के भी किसी मसलहत को सामने रखा है, खा वो मसलहत मुफाद आमा में हो या किसी और के मुफाद में हो, तो वो बात फिर बहस तलब हो जाती है और हम आइनी तौर पर सवाल उठाते हैं। सुलेमान साहब, मैं आप मेरे साथ रहेगा, आपसे एक और सवाल भी है, लेकिन पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि कोर्ट रूम नंबर 1 जहां पर ये हेयरिंग हो रही थी वहां का अमला इस वक्त पहुंच चुका है, और लग ये रहा है कि इस पर फर्दर डिले नहीं होगा, क्योंकि जब कोर्ट रूम नंबर 1 का अमला आता है तो उसके बाद ऑब्वियसली जजेस साहब जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, और वो जैसे ही फैसला सुनाएंगे हम आपको यहाँ से उसको ब्रेक करेंगे। सुलेमान साहब, इसमें एक डेवलपमेंट जो ये है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो निगरान सेटअप के पास सिर्फ 90 डेज़ का मैंडेट है,
और गालिबन उसमें वो कोई लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर भेजा सदर को, उसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि अक्टूबर से पहले वो इलेक्शन नहीं करा सकते, और उसकी वजह बहुत सी कानूनी तरामीम भी हैं, जिसमें केपी में सीट्स का एडजस्ट होना भी शामिल है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो जब ये अगर मुकाम आ जाए कि अगर एक तरफ लेट सपोज कोर्ट कह भी दे कि मुफाद आवाम में हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन 90 डेज से एक सीट तो कर नहीं सकती निगरान सेटअप, इलेक्शन कमीशन 8 महीने से पहले इलेक्शन करा नहीं सकता, तो क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट कर सकती है 3 मंथ्स का या नहीं कर सकती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट तो कर सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि ये बात मुमकिन ही नहीं है, एक तरह से हमारे पास अमला नहीं है या हमारे पास जो दीगर वसाइल की ज़रूरत है वो नहीं मुयस्सर होंगे, ट्रेनिंग नहीं हम कर पाएंगे अपने अमले की, तो इसका ताल्लुक आइनी या कानूनी ज़िम्मेदारी से नहीं है। इसका ताल्लुक तो फिर बन जाता है ज़मीनी हक़ाइक़ से कि इलेक्शन कमीशन के पास इस्तात क्या है इलेक्शन कराने की। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 90 दिन में हम एक ठीक इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, एक शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, हमारा अमला मौजूद नहीं होगा, जो इंतज़ामात हमें चाहिए शफाफ इलेक्शन कराने के लिए वो नहीं हो पाएंगे, तो फिर एक ऐसा इलेक्शन जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ख़ुद ज़ामिन बनने को तैयार नहीं है, वो इलेक्शन हम सब की नज़रों में मशकूक हो जाएगा। तो ये एक सूरत हाल होगी जिसको सामने रखना होगा। मैं समझता हूँ अब अदालत उज़्मा को, अगर वो आइन और कानून से आगे बढ़कर मुफाद आमा में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, तो ये भी फिर एक अंसर होगा जिसको उन्हें सामने रखना होगा कि अगर हम ये कहें कि असम्बली की तहलील हम कायम रखते हैं और 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार ही नहीं हैं इलेक्शन कराने के लिए, तो उस सूरत में तो आपको फिर कोई हुकूमत बहाल करना होगी। आपको ये हुक्म देना होगा कि असम्बली बैठे और एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे और वो वज़ीर आज़म काबीना के साथ हुकूमत करे इस अरसे के लिए, जब तक कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो जाता इलेक्शन कराने के लिए, और वो हुकूमत फिर फैसला करे कि अब असम्बली को तहलील करके इलेक्शन की जानिब जाना है। तो एक तो ये फिर बहस हो सकती है, इसलिए ये पेचीदा तर होती जाएगी सूरत हाल अगर हम खालिस्तन आइन और कानून से हट कर दीगर मामलात की बुनियाद पर फैसला करना चाहेंगे। राइट, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कमरा अदालत में पहुंच गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पहुंच गए, और हो सकता है अब कोर्ट शायद उनसे सबके सामने बात करे। लेकिन सुलेमान साहब हमारे ब्यूरो चीफ है खबर घुमन साहब, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करें प्लीज। अच्छा सर, वहाँ पे बार बार जब अपोजिशन के लायर की तरफ से कुछ मेरिट्स और डी मेरिट्स पे बात करने की कोशिश की गई, तो जजेस साहिबान ने कहा कि जनाब आला हम 184(3) से बाहर नहीं निकल सकते। तो जो मौजूदा ये जो अब चूंकि हम अजम्पशन से ही बात कर रहे हैं, तो कोर्ट कितना बार जा सकती है अपने 184(3) के फ्रेम से? नहीं, 184(3) से बाहर तो वो नहीं जाना चाहते ना, वो कह रही हैं 184(3) में रहेंगे। 184(3) क्या है? 184 सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत है, वो इख्तियार समात है जहाँ बुनियादी हुकूक और मुफाद आमा की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, और उन मुकदमों को सुना जाता है जहाँ बुनियादी हुकूक का ताल्लुक मुफाद आमा से हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुफाद आमा जो है वो बुनियादी हुकूक पर हावी हो जाता है या कानून पर या आइन पर हावी हो जाता है। मुफाद आमा अपने आप कोई एक वजह नहीं है किसी फ़ैसले की। फ़ैसला तो आइन और कानून के मुताबिक होना है। मुफाद आमा का ताल्लुक इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपनी 184(3) की डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसको हम कहते हैं कि अपील नहीं, हाई कोर्ट से मामला नहीं आया, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुन लिया, उसका ताल्लुक तो मुफाद आमा से है। लेकिन जब मामला सुना जाता है और फैसला किया जाता है तो वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। सर, ये आप इसलिए भी वजह फरमा रहे हैं कि मेरे सामने इस वक्त हल्फनामा पड़ा हुआ है एक आम अदालत के जज से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक का, उसमें हर जगह हर चीज़ यही लिखी हुई है कि इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक इंसाफ करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक काम अंजाम दूंगा, अपने ज़ाती मफाद को असरअंदाज नहीं होने दूंगा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़, दस्तूर का दिफा करूँगा, हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। तो ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन तो कानून ही है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग केस है व्यूअर्स, और अब से कुछ देर में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने चाहती है और हम यहाँ से आपको रिपोर्ट करेंगे। सुलेमान गनी साहब, आपके नज़दीक इस वक्त इलेक्शन कमीशन कितनी सिग्निफिकेंस इख्तियार कर गया इस सारे मामले के अंदर? देखिए कामरान साहब, अगर आप इलेक्शन कमीशन और उसके किरदार का जायज़ा लें तो पिछले एक अरसा से
वो भी शदीद दबाव का शिकार था। माजी के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हुकूमत ने अपनी दबाव रिलीज करने का टाइम आ गया अब। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने असर्ट किया है और वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। और ये ठीक कहा राजा साहब ने कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है, तो वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए वो सुरखरू होना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेगी जिससे उनका जो बुनियादी रोल जो है वो मुतासर हो सके। राइट शामी साहब, ये फैसला किसके लिए क्या अहमियत रखता है? लेट्स सपोज इमरान खान साहब, उनकी पार्टी ने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया कि आर्टिकल 5 लगता है इनके ऊपर, अदम एतमाद की तहरीक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे नंबर पूरे हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 5 लगता है, ये ऑपोजिशन 2/3 जो है ये गद्दार है, इंटरनेशनल यूएस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, स्पीकर ने रूलिंग दे दी ऑन ये सारे नैरेटिव के ऊपर। अगर ये रूलिंग उठती है, लेट्स सपोज पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसका क्या मतलब होगा? नहीं, ये रूलिंग तो उड़ गई ना। तो जो इल्ज़ाम लगाया गया, चले मैं मोहतात होकर बात कर रहा हूँ जी, जो इल्ज़ाम लगाया गया वो तो एक सियासी इल्ज़ाम है ना। अब उससे आप जलसों में दोहराते रहेंगे, फिर अब मुखालिफ जवाब देंगे, तो इस तरह की कवाली होती रहेगी। उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी, ना कोई हैसियत होगी। पाकिस्तान में ये सियासत में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और बहुत से लोगों पे लगाए गए हैं। तो अब ये शौक़ जो है ये भी पूरा कर लें हमारे आजकल के सियासतदान, तो इसका कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। कोई शख्स ये समझने को तैयार नहीं होगा कि वाकई अपोजिशन जो है वो गद्दार है, या अपोजिशन की तरफ से अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो बैरूनी क़ुव्वतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, तो ये एक नहीं। शामी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये धचका नहीं होगा इमरान खान साहब के सारे जज्बाती नेशनलिस्ट नैरेटिव को कि उनके स्पीकर की दी हुई रूलिंग जिस पर उन्होंने पूरा बयानिया बना के 2/3 वोटर्स को गद्दार इम्प्लाइड कर दिया, इम्प्लाइड किया, अगर एक्चुअल नहीं भी कहा, तो उसको धचका नहीं लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उस रूलिंग को बाहर फेंक दिया कि आप गलत कह रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा गए, झूठ बोला है? अब ये तो देखें ना, कामरान साहब अपनी अपनी तौजीह है और तशरीह है जो अहले सियासत करेंगे, लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि आज अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि वो रूलिंग का दिफा नहीं कर रहे। तो रूलिंग का दिफा तो खुद गोया अटॉर्नी जनरल ने नहीं किया, तो वो तो हवा में उड़ गई। और ये इस हद तक तो फैसला आ चुका ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह चुके कि ये रूलिंग जो है वो तो गलत हो चुकी। अब उसके बाद क्या करना है वो बात की बात है। तो रूलिंग के तो कोई असरात नहीं है। अब उस पर सियासतदान जो है अपना अपना काम करते रहेंगे। इमरान खान साहब और उनके हमनवा कुछ कहते रहेंगे और अपोजिशन के लोग कुछ कहते रहेंगे, तो बहरहाल एक मुशायरा होता रहेगा। राइट। कंवर दिलशाद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन रहा हूँ, बताएं। ये बताएं कंवर साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अदालत में पहुंच गए हैं, तो आपके ख्याल में किस हद तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं इसमें, और कहां पे वो गिव अप भी करना पड़ेगा उनको अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट कर ही दे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। उनके पास उनके बराबर के इख्तियारात हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी ये बात कर रहे सलमान अकबर साहब भी, तो मैं ये उनकी बात पर बताऊंगा कि आइन की जो बात कर रहे हैं आप, तो उसमें सबसे बड़ा आइन का आर्टिकल 5 है, और आर्टिकल 5 का पहला हिस्सा जो पढ़ के सुना दिया फवाद चौधरी ने, डिप्टी स्पीकर ने, जो उसका दूसरा पार्ट है वो वही लिखा है, मैं पाकिस्तान की कानून, आइन, दस्तूर का मैं ताबे रहूंगा। जो आपने अभी हलफ पढ़ के सुनाया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वही हलफ जो है वो आर्टिकल 5 का पैरा 2 है कि मैं आइन का बकायदा आइन का ताबे रहूंगा, आइन के मोहब्बत के ताबे काम करता रहूंगा। तो डिप्टी स्पीकर ने तो उस आर्टिकल 5 का 2 जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो अब भी जो हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है या हमारी कोर्ट जो है, उन्होंने आइन के आर्टिकल 5(2) को भी देखना पड़ेगा, जिसमें लिखा हर शहरी पाकिस्तान के आइन का जो है ताबे है। तो यहाँ तो डिप्टी स्पीकर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी, उनके मिनिस्टरों ने भी तो आइन के आर्टिकल 5(2) की खिलाफवर्जी भी की है ना उन्होंने, जो जिसमें आइन के ताबे दिया गया है। इसलिए मैं नजर आ रहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरे खुल के बात करनी है, वो किसी के दबाव में नहीं आते। वो कहते हैं मिस्टर चीफ जस्टिस
मेरे तो साथ प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 साल तक तामन ही नहीं किया, मुलाकात ही नहीं की, मेरे खतों का जवाब ही नहीं दिया। जब मैं आइन साजी कानून साजी की रिक्वेस्ट करता हूँ, कानून साजी नहीं करवाई, तो सारी बातें वो खुल के कर देंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब ये तो उन्होंने तामन नहीं किया, जिसकी बराबर मैं इंतखाब 90 दिन में नहीं करवा सकता। और साथ ये सब बड़ी अहम बात हो गई है। राइट जी, आपने कुछ कहना है गुमन साहब? अच्छा, एक जब ये सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं। जब ये सारे लोग मौजूद थे ना, जब कंक्लूड हो रही थी आज की हेयरिंग, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब थे, वहाँ पे सारे दोनों अतराफ के वकला भी मौजूद थे। तो ये वाला जो कंसर्न था कि जी ठीक है, आप हमें अगर यू आर सेंडिंग अस बैक टू द सॉवरन मीन्स पीपल ऑफ पाकिस्तान के हम वहाँ से वोट लेके आएँ, लेकिन ये जो आपने हमारे वो सीने के ऊपर एक टैग लगा दिया है कि हम गद्दार हैं, और ये टैग लेके हम कैसे लोगों के पास जा सकेंगे? तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये आपके दोनों तरफ से सियासी बयानात हैं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हम वही करेंगे जो हमें आइन और कानून कहता है। अच्छी बात। अच्छा, और उसके एक डायरेक्ट सवाल भी किया चीफ जस्टिस साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब के साथ कि उन्होंने कहा जी जनाब आला, आपको ये अच्छा लगेगा कि आप एक डिवाइडेड हाउस में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, व्हाई डोंट यू गो बैक टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से एक थम्बिंग मेजॉरिटी लेके आएँ और आके अपनी हुकूमत करें, इस्तेहकाम इसी सूरत में आएगा। ये वहाँ पे जवाब हो रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे। तो हमारी नज़र में तो यही लगता है, फिर जैसे मंतोखेल साहब ने, शायद ऑपोजिशन समझती है कि बहुत बड़ी ये भी पॉलिटिकल विक्ट्री हो जाएगी इमरान खान की अगर ये 90 डेज में इलेक्शन हो जाए, शायद इसलिए हेजिटेंट नहीं। मसला उसमें यह है कि वहाँ पे जो बार बार वो जस्टिस मंतोखेल साहब ने कहा कि जी आप इससे पहले हम यही आपसे बात सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन, अब आपको इलेक्शन मिल रहे हैं तो अब आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई है, उन्होंने कहा जी हम इसको देख रहे हैं, इसका हम निकालते हैं। वहाँ पे जो वाइब्स आपको मिल रही थी वो यही था कि यार इट्स टाइम। चलिए वाइब्स से तो भी आ जाएंगी सामने किसकी कौन सी सही है, अभी देखते हैं कि वो। सुलमान अकरम राजा साहब, थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि कंवर दिलशाद साहब ने जिस तरह कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्टेट कर ही नहीं सकता इलेक्शन कमीशन को, सर यही पोजीशन आईनी तौर पे कि अगर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल इन हिज ओन डोमेन, ऐसा है या ऐसा नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, दो बातें, एक तो आइनी और कानूनी बात है। आइन और कानून के तहत तो हर इदारे पे लाजिम है कि वो अदालत की बात जो है उसको माने, हर हुक्म को बजा लाए, वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ बात सिर्फ हुक्म मानने की नहीं है, यहाँ उस हुक्म पे अमल करने के लिए जो एक मारूजी ग्राउंड रियलिटी है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। देखिए देखिए आपके पास अगर अमला नहीं है, अमले की ट्रेनिंग नहीं अगर हुई, आपके पास अगर दीगर जो आपको वसाइल चाहिए होती हैं एक इलेक्शन कराने के लिए वो नहीं मौजूद, और आप ये कहती हैं कि मैं 90 दिन में शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकूंगा, और अदालत कहे कि फिर आप गैर शफाफ इलेक्शन ही करा दीजिए 90 दिन में, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए शायद उनको बुलाया है कि अगर वो वसूख से ये बात कहते हैं कि 90 दिन में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे, और जो भी इलेक्शन 90 दिन में हुए वो तसल्ली बख्श नहीं होंगे, आवाम को, वोटर को उन पर एतबार नहीं होगा, तो फिर अदालत कैसे इसरार करेगी कि आप ज़रूर 90 दिन ही में कराएं? अगरचे ये एक आईनी तकाजा है कि जब भी असेंबली तहलील हो, जी कंप्लीट कर ले आप। देखिए आईनी तकाजा तो यही है कि जब भी असेंबली तहलील हो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन करानी है। ये एक फरीज़ा है जो इलेक्शन कमीशन पर आइन ने आयद किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि हमें वसाइल मुहैया ही नहीं किए गए, हमारी और हुकूमत की एक चपकलश चल रही थी जिसकी वजह से हम ऐसी सूरत में हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन, और ये याद रखें कि पीस टाइम मोबिलाइजेशन सबसे बड़ी जो है वो इलेक्शन हुआ करती है। एक तो किसी जंग के लिए आप मोबिलाइजेशन करें, एक कौम जो है इलेक्शन कराने के लिए जो कुछ तैयारी करती है वो बाकी हर चीज़ से बढ़कर हुआ करती है। ये कोई आसान बात नहीं होती इतने बड़े मुल्क में जहाँ 22-23 करोड़ लोग हों, इतना वसी इलाका हो, इलेक्शन कराना। तो इसलिए अगर वो ये कहती हैं कि हम तैयार नहीं हैं तो अदालत खफकी का इजहार तो कर सकती है, लेकिन एक जो सूरत हाल है इलेक्शन की तैयारी के हवाले से उसको बहरहाल सामने रखना पड़ेगा। घुमन साहब एक और सवाल करने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। अच्छा सर, वो ये वाला जो टाइमिंग के इशू थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के हवाले से, तो वो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी उस हवाले से हम आर्टिकल 254 को इन्वोक कर सकते हैं अगर कोई टाइम का मसला थोड़ा आगे पीछे हो जाए।
अगेन वो क्या कहता है आर्टिकल, क्या मतलब वो ये कहता है कि explain करें लोगों को। ये 90 डेज का अगर ये जो एक लिमिट है इसके दौरान अगर नहीं हो सकते तो अगर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगता है तो आइन के तहत वो उसको कवर किया जा सकता है। यानी वो आप कह रहे हैं कि वो निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग कर जाएगा? जी वो कर सकते हैं इसके ये सुलेमान साहब ये हो सकता है? जी देखिए मैं अर्ज करूं, निगरान सेटअप 8 महीने तक प्रोलॉन्ग हो जाएगा? देखिए ये हुआ था जब जी मैं अर्ज करूं सन 88 में जब जुनेजो असेंबली को तहलील किया गया था, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब की मौत वाक़ई हो गई थी, वफ़ात पा गए थे वो, और ये अरसा जो था इलेक्शन कराने का ये तूल पकड़ गया था, ये 90 दिन से आगे चला गया था। और एक बहुत बड़ा आइनी बहरान इसलिए पैदा हो गया था कि हमारा आइन ये कहता है कि असेंबली की तहलील के बाद जो अखराजात हैं वो सिर्फ 90 दिन तक किए जा सकते हैं, उसके बाद हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत अखराजात करने से कासिर हो जाती है। और उस दौरान ज़ाहिर है बजट भी एक असेंबली ने पास करना होता है, बजट भी फिर पास नहीं हो सकेगा अगर ये मामला आगे जाता है। और जो आइन में 90 दिन तक बजट पास किए बग़ैर अखराजात की इजाज़त है वो इजाज़त भी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे एक आइनी बहरान तब भी पैदा हुआ था और अब भी एक आइनी सवाल पैदा हो जाएगा। मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की शक्ल में अदालत उज़्मा में गया था और वहाँ अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लिया था कि अगर कोई चीज़ मुतय्यन मुद्दत में नहीं हो सकती तो खैर है, उसके बाद भी हो जाए तो उसको हम कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा था ये आर्टिकल आपकी मदद नहीं करेगा। और एक उस रेफरेंस में एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिखा गया था, वो पेचीदा है, उसकी मैं जुज़ियात में नहीं जाऊँगा अभी, लेकिन ये एक मामला भी उठेगा अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे चला जाता है कि वफाकी हुकूमत अपने अखराजात किस तरह करेगी, उसके लिए फिर अदालत उज़्मा से इजाज़त लेना पड़ेगी। अच्छा, यानी अदालत, शामी साहब ये तो अगर ये अक्टूबर में इलेक्शन तक मामला चला जाए फिर तो ये एक लंबी एक्सटेंसिव निगरान हुकूमत को हम देख रहे हैं अगर ऐसा हो तो। क्योंकि अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है तो ये सिर्फ मामला रूलिंग तक का तो नहीं है। अगर सिर्फ रूलिंग को उड़ाने का ही मामला आई थिंक होता तो फिर शायद मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन को ना बुलाया जाता है ऐसे मौके पर। देखें कि जो कौमी मुफाद है ना या मुफाद आमा जी, ये तो फिर जी इसकी तशरीह जो है वो हर दौर में हर अदारे ने और हर शख्स ने अपनी अपनी की है। एक वक्त में एक अदारा एक शख्स कौमी मुफाद को एक तरह से देख रहा होता है, दूसरे वक्त में दूसरे तरीके से देख रहा होता है। तो एक वक्त में तो कौमी मुफाद ये हो गया कि आप असम्बलियों को तहलील कर दें, फिर कौमी मुफाद ये हो गया आप अदलिया को तहलील कर दें, आप PCO लेके आ जाएं, आप जजों से नया हलफ उठवा लें। ये भी कौमी मुफाद का तकाजा था। फिर वो कौमी मुफाद के तकाजे जो हैं वो आप पूरे करते करते कौमी मुफाद को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तो ये जो फ्रेज़ है ना, हम कौमी मुफाद में फ़ैसला करेंगे, ये तो एक ऐसी फ्रेज़ है जो अपने आप को भी एक खलजान में मुब्तला करने वाली बात है और दूसरों को भी। सीधी बात यह है कि आप आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करें और उसी रस्सी के साथ बंधे रहें तो आप सुरखरू रहेंगे। अभी तो देखें ना, कंवर दिलशाद साहब ने जो बात की है, इंतखाबात के लिए हद बंदियों के लिए दस्तूरी तरमीम की ज़रूरत होगी। ये यानी हल्का बंदियाँ जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को तय करने के लिए नशिस्तें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में कम होंगी ज़्यादा होंगी, सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की, तो आपको ये आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर तभी हमें फैसला करना पड़ेगा, वगरना कौमी मुफाद का नारा लगा के तो आप हर चीज़ को ज़ेरो ज़बर नहीं कर सकते। राइट सुलेमान गनी साहब, फिर तो कौमी हुकूमत तश्कीला दे दी जाए, अजरा मजाक कह रहा हूँ वैसे ही मैं, लेकिन मामला लग रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन डटा रहा है अपने उसके ऊपर फिर तो लंबा जो है ये मामला जाएगा, फिर 90 डेज से ऊपर जाएगा। देखें, कौमी हुकूमत का मुतालबा अपोजिशन लीडर ने तो किया है, लेकिन वो उसमें से तहरीक इंसाफ को माइनस कर रहे हैं। तो फिर ऐसी कौमी हुकूमत कैसी जिसमें एक बड़ी जमात ना हो? नहीं, मैं तो तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं कर रहा। अगर कोई अच्छे लेवल पे फैसला होगा तो वो तो उसमें वो भी होंगे। देखें कामरान साहब, अगर पाकिस्तान के हालात देखें और आप अपनी मुल्की मईशत पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो मेरे ख्याल में आज की सूरत हाल में पाकिस्तान को जितने इस्तेहकाम की ज़रूरत थी
और वो इस्तेहकाम एक कौमी हुकूमत के साथ ही मशरूत नज़र आता है। चूँकि क्राइसिस इतना संगीन हो गया है, मैं किसी और क्राइसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मुआशी क्राइसिस की बात कर रहा हूँ कि पिछले 5 रोज़ के अंदर आपका डॉलर जो है वो 9 रुपये उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये क्राइसिस के लिए कोई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जवाबदेह नहीं है। लिहाजा इस बहरानी कैफियत से निजात का जो बेहतरीन ऑप्शन है, देखिए आज पाकिस्तानी कौम इस्लामाबाद में अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है, और ये भी देखें कि अदालत उज़्मा ने अगर इलेक्शन कमीशन को अपने पास बुलाया हुआ है तो वो सूरत हाल का कोई हल तजवीज़ करना चाहती है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो काम पाकिस्तान की हुकूमतों को करना होता है वो बिलाखिर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा पे जा पड़ता है कि अगर हमारी हुकूमतों में इतनी अहलियत नहीं है, हमारी सियासी कुव्वतें इस बात की अहल नहीं है कि वो बड़े बुरानों का हल तलाश करें, तो फिर वो किस तरह मुल्क को आगे लेके जाएंगी। आज जब इंतखाबात की बात हो रही है तो जरा लाइव मनाजिर तो दिखाएं जनाब, उधर के उधर हो क्या रहा है। 7:30 बजे का टाइम था, नून लीग के और मुत्तहिदा अपोजिशन के ऊपर जो मेडल लगा हुआ है गद्दारी का, वो उतरेगा या नहीं उतरेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो इतने खुश है तहरीक इंसाफ वाले अपनी हुकूमत गिरा के, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि अपनी हुकूमत गिराई था, ये बकौल इनके अमेरिका का एजेंडा कि रजीम चेंज किया, जिन्होंने अपनी हुकूमत गिरा दी, और अब इनके दिल की ख्वाहिश है कि 90 डेज में इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाए। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इस वक्त पूरी कौम जो है वो तैयार है उस फैसले के लिए जिसका था इंतज़ार, और इस फैसले में अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के हकाम जो है उनको जो है वो फौरी तौर पे कोर्ट में तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत का जो प्लान था 90 डेज़ का, उसके ऊपर अपना एक काउंटर नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें कोई 50 ख़त है जिनके जवाब नहीं दिए, और हमें पिछले 1.5 साल से कह के हम थक गए कि हमसे बात कर ली जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इमरान खान साहब सोच रहे थे 2023 में इलेक्शन होना है, तो अभी इतनी जल्दी क्या है, उनको पता नहीं था कि अदम एतमाद ये वाला सारे मामला हो जाएंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे कोर्ट के इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। आमिर मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? 7:30 बज गए, फैसला नहीं आया, कौम की चीखें निकल रही हैं इस वक्त, और ख़ासतौर पर अपोजिशन की। जी कामरान साहब, आमतौर पे जब भी इस तरह के बड़े केस में फैसला आता है तो उसमें मामूली ताखीर हो जाती है, और अभी तक जो जजेस हैं वो कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे, ताहम अमला पहुंच चुका है और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में जजेस। आमिर मुझे ये बताए ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पहुंच गए, तो क्या उनके साथ कोई ओपन जरा होगी कोर्ट में, या उनको अलग बुला के उनसे डिस्कशन की जाएगी अंदर इन कैमरा? जी नहीं, इस वक्त क्योंकि जब जजेस आएंगे तो वो ओपन कोर्ट में फैसला सुनाएंगे, लिहाजा आमतौर पे इस तरह की जो प्रैक्टिस में ऐसे होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या जजेस साहिबान कोई गाइडेंस या कोई सवाल पूछना चाहें, या कोई फैसले में उन्हें कुछ ऐसी चीजें लिखनी हो जिसके असरात फ्यूचर में उस इदारे से मुतल्लिक हों, तो आमतौर पे वो ऐसे हुकाम को बुला लेते हैं और उस हवाले से उनसे जरा जाती तौर के ऊपर ब्रीफिंग लेते हैं। तो लिहाजा इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं उन्हें बुलाया गया है, और उनसे इस हवाले से जो है कब तक आपके ख्याल में ये फैसला बतवक्को है आमिर? जी देखिए, इस वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है, और तमाम जो मुतल्लिका पार्टीज हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, वकला मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जजेस नहीं आए, और कुछ ही देर में जजेस के बारे में बताया गया है कि वो आ जाएंगे कोर्ट रूम में और ओपन कोर्ट में ये फैसला सुना दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट रूम तो भरा हुआ है, ताहम जजेस अभी तक नहीं आए और जजेस का इंतजार है, और कभी इम्कान है कि बस आप हमें रिपोर्ट करते रहे, जैसे जजेस साहब फैसला सुनाएं आप हमें बताएं, हम कौम को सुनाएं। बहुत बहुत वार्म वेलकम सदाकत अली अब्बासी साहब, और बहुत वार्म वेलकम मियां जावेद लतीफ़ साहब। आज तय ये होना है कि या तो आपने इन पे झूठ बोला है, ये गद्दार नहीं थे, या ये वाकई गद्दार है। दोनों सूरतों में मैं बहुत इंजॉय करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं जाऊंगा ज़रा सुलेमान अकरम राजा साहब की तरफ थोड़ा सा। सुलेमान राजा साहब, आपने पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री को सर पढ़ा भी है, देखा भी है, कितना इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक ये डिसीजन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और क्या सिर्फ रूलिंग के अंदर रह के बात की है तो हिस्टोरिक होगा, या मफाद आमा जब साथ जुड़ेगी तो तारीखी होगा ये डिसीजन? जी, किससे सवाल किया आपने? सुलेमान साहब आपसे, राजा साहब से, राजा साहब से। जी देखिए, मेरी नज़र में तो हमें आइन और कानून ही में रहना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे फैसले देखे। देखिए, सन 88 में हाजी सैफुल्लाह केस में भी मैं शामिल था, मेरे वालिद वकील थे। उसके बाद हमने सन 93 का मुकदमा भी देखा, वो 2 हफ्ते मुझे याद हैं जब नवाज शरीफ साहब को बहाल किया गया। उसके बाद कितने ही हमने तारीख़ी नौइयत के मुकदमे भुगताए हैं,
वो असगर खान केस हो, वो NRO केस हो, वो क्या हो, हर दफ़ा होता यही है कि ये समझा जाता है कि अदालत ही जो है पाकिस्तान की तारीख़ का जो रेला है उसको मुतय्यन करेगी। ये इस तरह होता नहीं है। नीचे बहुत से ये चल रहे होते हैं दरिया, आप समझ लें, हमारी कौमी धारे में, और उनमें मामलात अपनी एक शक्ल ले रहे होते हैं और वो आगे निकल कर आती हैं। उस हकीकत को कोई जजमेंट नहीं बदल सकती अदालत की। आज जो माशी सूरत हाल है, इसका तो 6 महीने से लोग वार्निंग दे रहे थे कि ऐसा होगा। इसका आज की शायद सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गंदम की कीमत बढ़ रही है, हमने LNG ख़रीदी, नहीं ख़रीदी जब ख़रीदनी चाहिए थी। ये वो तमाम मामलात हैं जो पहले से एक तरह से जारी और सारी थे। अब आज अगर हम ये कहें कि ये मामला सिर्फ अब के कानूनी बहरान की वजह से है या आइनी बहरान की वजह से है और फ़ैसला ऐसा होना चाहिए जिससे मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो, तो हम शायद आइन और कानून से जाएँ। तो मेरी नज़र में बका जो है आइन और कानून ही में है। अदालत को आइन और कानून के दायरे ही में फ़ैसला करना चाहिए। मुझे आज दिन तक वो लम्हा और वो दिन याद है जब हाजी सैफुल्लाह केस में सन 88-89 में सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल करने से इनकार किया था और कहा था कि असम्बली की तहलील तो गलत थी लेकिन हम इसको बहाल नहीं करते। उसके बाद उन जज साहिबान ने अपने करियर में, अपनी मुलाकातों में कई दफ़ा अपने इस फैसले पर तासुफ़ का इजहार किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। हमने देखा जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, उन्होंने जो फ़ैसला दिया 2009 का, उसमें भी जिक्र है कि हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए, खा उससे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, और आसमान कभी नहीं गिरता आइन पर चलने से। ये एक मफरूज़ा हुआ करता है जो एक वक्ती तौर पे लगता है, लेकिन अगर आप तारीख़ के बड़े तनाजुर में देखें तो आइन पर चलने से आसमान कभी नहीं गिरा। बिल्कुल, मेरे साथ ही रहिएगा आप सब लोग भी, और मैं वार्म वेलकम करता हूं हमारे 2 नए गेस्ट तशरीफ लाए। अच्छा चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने फैसले से पहले ही काफ़ी लासिर हासिल बातें की और आपका जिस ये था कि कानून पे चलने पे ही सबसे एक्सेप्शनल बात है। मियां साहब, आपके लिए पॉलिटिकली क्या एक्सेप्टेबल है कि रूलिंग उड़ जाए, और वो तो है ही आपके लिए, मुझे पता है, लेकिन अगर उसके बाद पार्लियामेंट बहाल ना हो, दोबारा वोटिंग ना हो और फौरी तौर पे इलेक्शन का कहा जाए, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, आपकी पार्टी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। अभी आप माहिर कानून सलमान अकरम राजा की जो गुफ्तगू सुन रहे थे कि क़यामत ही क्यों ना आ जाए, आइन पे चलना चाहिए, कानून पे चलना चाहिए, और कभी क़यामत नहीं आती अगर आइन कानून पे चला जाए। अब बात यह है कि अगर आप रूलिंग को ख़त्म कर देते हैं तो जिस बुनियाद पे पूरी इमारत तामीर हुई थी वो इमारत कहाँ खड़ी रहेगी? तो मेरा सवाल यही है ना, फिर आप अगर रूलिंग को रद्द कर दिया जाता है लेकिन पार्लियामेंट को बहाल नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगे? मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ। अब हमारा मसला ये नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, फौरी इलेक्शन नहीं चाहते, हम तो डे 1 से कहते थे। मैं समझ गया, लेकिन मैं एक्सेप्ट करेंगे डिसीजन के नहीं। अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको यही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन पैदा की जाती है, आज भी सवाल हुआ है कोर्ट में कि आप तो 3.5 साल से इलेक्शन चाहते थे, आज आप क्यों नहीं बात कर रहे? वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जो रिफॉर्म्स लाए ये 3-3.5 सालों में इलेक्शन के हवाले से, वो गलत क्यों चाहते हैं? मेरा सवाल मियां साहब मैं ही समझा पाता। मैं कहता हूँ वो आप, मुझे पता है क्यों चाहते हैं, मैं वो रीज़न ही आपसे पूछ रहा। मेरा सवाल तीसरी दफ़ा आप सर ये है कि अगर रूलिंग हट जाती है लेकिन असेंबली बहाल नहीं होती तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, चलो मैं और, या कुछ और करेंगे? देखें, कुछ और जो करने वाली बात है वो तो हम क्योंकि अपोजिशन का हिस्सा हैं, बाद में फैसला करेंगे अपोजिशन, लेकिन आप लाइक नहीं करेंगे इस तरह का डिसीजन। लेकिन ये मुनासिब नहीं है, किसी तौर मुनासिब नहीं है। आप ये देखें, या तो आइन टूटा है या नहीं टूटा, दरमियान में तो कोई बात है ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक्ट ये गलत है। भाई एक्ट गलत है तो उसके जो असरात आए हैं वो भी गलत है। ठीक है सदाकत साहब, आपसे मैं ये सवाल नहीं करूंगा, ठीक है ना? मैं जो सवाल करूंगा उस पर ही, आजकल मैं कोर्ट रूम से होके आ रहा हूँ, वहां पे ना टू द पॉइंट सवाल चलता है। तो अब टू द पॉइंट हो गए, मैं तो आप टू द पॉइंट जवाब नहीं देते, आप नहीं देते, वो नहीं देते, पॉलिटिशियंस नहीं देते ना, मैं ये बता रहा हूँ, लॉयर्स देते हैं, जज। मैं कर लूँ बात? जी जी। आज मैं वो कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों की इस लिहाज से हालत पतली है कि जो रूलिंग जिसकी बेस पे आपने इन बेचारों में आर्टिकल 5 लगाया, अदम एतमाद को वो किया आपने, वो जो आपको नजर आ रहा था कि आप हार रहे हैं, उसको रोकने के लिए किया, वो तो उड़ जानी है, वो नजर आ रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया। ख्याल है कि इसके साथ इनकी गद्दारी का लेवल खत्म हो जाएगा?
अच्छा, फिर भी कहेंगे गद्दार? वो तो रूलिंग उस दिन अदम एतमाद थी, उस दिन रूलिंग का उन्होंने अगर उसको पहली तो बात है फैसला आना है। अगर रूलिंग मुझे दोनों बात तो करने देना, दोनों ना कहा करें, ये जो आप करते हैं ना, मैं फिर आपको किसी और से मिलाऊंगा। हाँ जी चलें। नहीं देखिए ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं इनके आला कार बनने के, पाकिस्तान का बच्चा इस चीज से आशना हो चुका है। और वो और हम क्या कह रहे हैं, सदाकत भाई आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में थे? आप नहीं थे? अच्छा आप नहीं थे। बाबर रहमान साहब से जजेस ने पूछा, मेरे सामने पूछा, एविडेंस किधर है, मुझे शवाहिद किधर है? कहते तो आप इधर उधर की, आपने एविडेंस कोई कोर्ट को नहीं दिया तो आपके पास कौन सा एविडेंस है इनके खिलाफ? देखिए अब आप अगर मुझे मौका करने, जी मैं सर सवाल करूं आपसे, एविडेंस इसकी सीधी ये है कि 27 तारीख को वज़ीर आज़म खत दिखाते हैं, 2 दिन बाद वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ पे एलामिया आ जाता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज हुई है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। हमने इन्हें कहा आप आ जाएं, आपको खत दिखाते हैं, ये भागे। उसके बाद जो इशू है वो इशू ये है कि वो उसकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, उसका फैसला आ जाए। अब एक फैसला आ चुका है कि पाकिस्तान की आज जो सियासी बहरान है उसके जिम्मेदार आप है, उसके जिम्मेदारान वो बाहर वाले हैं और उसके अंदर वाले आलाकार हैं। हम तो एक बात कर रहे हैं, पॉइंट आ गया पाकिस्तान में सियासी बहरान है। जरा मुझे एक सवाल करना है, बताएं, पाकिस्तान में ताकत का सबसे चश्मा क्या है? एब्सोल्यूट पावर किसके? सदाकत भाई ये मेरे सवाल का एक मेरी बात मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुन तो लेना। एब्सोल्यूट पावर लाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन से घबरा रही है उसका अपने पीछे वही है। यार बात सिर्फ इतनी सी है, तो कच्ची के बच्चे को पता है कि सॉवरेनिटी जो अल्लाह के बाद आपके पास है। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया आए, लेकिन आपकी मर्जी में तो कोर्ट नहीं चलेगा ना। सिलेक्टेड थे ना, एक मिनट, हमारा तो वोटर कोई और था। ये पता चल जाए ना, सच आ जाए ना, आ जाए। शामी साहब ये जो दर्जा हरारत है, मैंने सदाकत अली अब्बासी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी, आप तो वहां बैठे आप देख नहीं रहे, इनका बस चले तो ये इनको मार दें मियां जावेद लतीफ साहब को। वो कह रहे हैं कि रूलिंग आ भी जाए, ये गद्दार है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। आपने शामी साहब बहुत से इलेक्शन देखे हैं, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, सदाकत अली अब्बासी साहब ने कह दिया है कि बेशक रूलिंग जो भी आ जाए, उड़ भी जाए, गद्दारी का नैरेटिव भी चलेगा। सर आप ये इलेक्शन कैसे देखते हैं शामी साहब, ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? भाई सदाकत अली अब्बासी साहब तो माशाल्लाह हमेशा ही पुरजोश रहते हैं, जब फैसला आएगा तो कुछ ठंडे हो जाएंगे, फिक्र ना करें। ये जो हमारे जो सियासी रहनुमा है ना, ये बात समझे ना कि एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहना है, हमारा जीना मरना एक है, हमारा यानी हमारा एक वतन है, एक कौमी मुफाद है। तो हम इस तरह दुश्मन के तौर पे कैसे ट्रीट करते रहेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे को तय करने की आरजुएं कब तक पालते रहेंगे? तो हमें अपने अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए, और सियासत जो है वो सियासत की तरह करनी चाहिए। जिस तरह क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की तरह खेली जाती है, उस तरह सियासत भी सियासत की तरह करनी चाहिए। एक दूसरे का एहतराम करें, अपना नुक्ता नज़र दलील के साथ रखें, पर लोगों के सामने पेश होना है, इलेक्शन लड़ना है, तो जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। इसमें परेशान होने की बात क्या है? सही बात, बिल्कुल सही बात, परेशान होने की बात। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि मुल्क में सियासी बहरान आ गया, अब मैच दोबारा करें। और अगर शामी साहब किसी ने मैच फिक्स किया हुआ है, किसी ने पैसे पकड़े हुए हैं, कोई जानबूझ के वाइड बॉलिंग करा रहा है, कोई विकेट से 2 फुट आगे जाके बॉलिंग करा रहा है, तो ये बात तो क्रिकेट में भी चलती, यहाँ जितनी गड़बड़ हुई है वो चलेगी नहीं। और वंस अगेन हम तो बड़ा ओपन मैच खेलते हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को फैसला करने दें कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ इस वक्त जो है ना वो जानबूझ के चेपियां लगा के जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे चाहते थे कि इलेक्शन हो, जो है ना वो हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिर गई है। जावेद लतीफ़ साहब कहते थे कि आप जब पब्लिक में जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाएंगे, तो मैं ही नहीं कहूँगा आप हेलमेट के अलावा कुछ और भी वो चीज़ें घबराए हुए तो नहीं है? नहीं बता दे इस पे क्या है? नहीं जीत भी लग रहा है, अगर आप जीत भी गए आपकी पोजीशन यही रहनी है अगर इलेक्शन फौरन हो गए तो। मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूं कि मुझे घबराहट कोई नहीं है। अच्छा, मैं 2 चीज़ें कहने लगा हूं। मैं बड़े अदब से, मेरे बड़े हैं शामी साहब, उनके सलमान गनी साहब मेरे भाई हैं बड़े। देखिए कौम जो है ना 3 इश्यूज़ पे जज्बाती होती है, इमोशनल होती है, और उनके जज्बात से मुख्तलिफ़ औकात में खेला जाता रहा है। एक आलमी साजिश जब आप कहते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो गई है,
दूसरा मज़हब का जब आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा जब आइन तोड़ते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं। आइन किसने तोड़ा अभी? मुख्तलिफ वक्तों में आइन आज इमरान खान ने तोड़ा। आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं तोड़ा? मैं तो पूछ रहा हूँ यार, मेरे से लेना शुरू हो जाया करो। तोड़ा होगा जनाब। अच्छा चलो, तुसी भी मनो, तुसी अवाम विचों नहीं जे। मैं जो फैसला आएगा तो मनागा ना। अच्छा, उस तो पहले उन्होंने क्या नहीं अज क्या? अच्छा चलो मैं अपनी गल कर लेना। अच्छा, मगर मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में आलमी साजिश हुई है नहीं हुई, ये अदारों को इन्वेस्टिगेट करके जवाब देना चाहिए। मेरा मुतालबा है, पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है। दूसरा मुतालबा ही नहीं बल्कि पूरी कौम इस बात पर मुतहद है, मुतफिक है कि आइन नहीं टूटना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो आइन उसको इजाज़त नहीं देता था, जो कि नहीं देता था। अब आ जाए कि 3 मिनट में उसने आइन तोड़ दिया, तो 3 दिन हो गए, अभी तक हम पता ये करने की कोशिश में हैं कि आइन टूटा है या नहीं टूटा। मुझे ये कहना है कि देखें, 4 हफ्ते जब ये खेले मसूफ 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक लोगों के जज्बात से कि आलमी साजिश होगी, आलमी साजिश होगी, लोग सख्ते में आ गए कि आलमी साजिश हो गई है। जब इन्होंने फिर आइन तोड़ा 3 अप्रैल को, तो उसके बाद पता चला आलमी साजिश नहीं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले हैं। और जो मैं कामरान आपसे कहना चाहता हूं, ये अकेला नहीं है। अकेला नहीं है? बिल्कुल ये अकेला नहीं। क्या मतलब? ये आइन तोड़ने में और पाकिस्तान के डॉलर, पाकिस्तान की मईशत इन 4 हफ्तों में जहां तक आ गई है, ये अकेला नहीं है। कौन है साथ? ये इसके साथ वो चेहरे जरूर अगले चंद दिनों में बेनकाब होंगे जो इतना बड़ा इसने स्टेप लिया है आइन तोड़ने का। वो अकेला ये बंदे का काम नहीं है। लेकिन फायदा क्या सुल्तान गनी साहब? बात ये है, अगर जिस तरह के यहाँ पे तस्दिये चल रहे हैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि जी बस वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ा दी जाएगी स्पीकर की, और उसके बाद इलेक्शन भी शायद कॉल कर दिए जाए, तो मेरा ख्याल तो ना आइन शिकनी का कोई मुकदमा चलने की यहाँ पे कोई ज़रूरत आ रही है, ना कोई आइन से इनहराफ की हो रही है। आपको क्या लगता है कि होना क्या? कुछ भी नहीं, ना किसी से कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा, जो कुछ भी हुआ इतवार से लेके अब तक? क्या ख्याल है आपका? देखिए कामरान साहब, अभी आप बात कर रहे थे दर्जा हरारत की, कि दर्जा हरारत इस पीक को क्यों पहुंचा। क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल ये दर्जा हरारत है, ये टकराव है, ये तनाव है, ये महाजराई है? और ये कैफियत भी एक वक्त के लिए होती है। इसे मुसलसल अपने ऊपर तारी रखना ये खुद सियासी जमातों के लिए भी अच्छा नहीं होता और सियासी क़यादतों के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा तजर्बा हुआ कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी को मौका मिला कि वो अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मुहैया करे। और इसलिए कि उनके वादे और दावे बहुत बड़े थे, पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए कशिश थी कि इनके आने के बाद 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, 50 लाख घर मिलने थे। पाकिस्तान के सियासी उसमें आते हैं दोबारा। अभी मैं कह रहा हूँ जरा फैसले गिर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप मेरे साथ ही रहे। मजहर अब्बास साहब मौजूद है हमारे साथ। मजहर साहब, क्या आपको मेरी आवाज कराची में भी आ रही है? जी मुझे आ रही है कामरान। मदर साहब, एक तो आपका कॉलम कल का बड़ा गजब का था, और अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि इस फैसले में अगर हम सोचे सिर्फ कि ये रूलिंग उड़ जाती है लेकिन इलेक्शन फौरन कॉल हो जाते हैं, तो ये किसके लिए पॉलिटिकल विक्ट्री है जिसको कैश कराएंगे? 2 ग्रुप्स है ना इस वक्त इलेक्शंस के अंदर। व्हाट्स योर टेक? शुक्रिया कामरान। मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर फैसला ये आता है कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी लेकिन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगी। एक कहेगी कि देखें हम भी यही कहते थे कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दूसरी पार्टी कहती थी कि जो रूलिंग थी वो हम कहते थे कि रूलिंग गलत है। उसूली तौर पे तो होना यही चाहिए मेरा ख्याल है कि चूँकि रूलिंग गलत है तो उस पोजीशन पे आप रिस्टोर करें, क्योंकि इससे क्राइसिस ख़त्म होता मुझे नज़र नहीं आ रहा सियासी बहरान। इसलिए कि चारों सूबाई असम्बली एग्जिस्ट कर रही हैं। कौमी असम्बली के अगर सिर्फ इलेक्शन होंगे तो वो एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हों, आज तक नहीं हुआ। मुझे कम से कम 70 से मुझे याद नहीं है कि कभी हुआ। सलमान गनी साहब शायद मेरी तस्दीक कर सकते हैं,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल। और बदर साहब वैसे भी सियासी तारीख में कभी ऐसा दूसरी होगा। गवर्नमेंट्स होंगी, केयर टेकर सेटअप नहीं होगा सूबों में, तो फेयर इलेक्शन किस तरह क्लेम होंगे फिर एनए के? जी यही मसला है। देखिए, कौमी असम्बली तो की कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरा पाकिस्तान होती है और इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसमें सबसे बेहतर बात तो होती कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती 5 साल। उसूली तौर पे तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए था। बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सिचुएशन आ गई, बिल्कुल एक सिचुएशन ऐसी आ गई तो उसमें अगर आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दें तो फिर ये जो सिचुएशन नई गवर्नमेंट कौन बनाएगा इस वक्त? कौन सी गवर्नमेंट बनेगी और क्या गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन करेगा? कौन करेगा इस वक्त? मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या पोजीशन होगी? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मदर साहब अगर ऑपोजिशन बड़ी अगर ना, जी आप कंप्लीट कर ले, सॉरी जी बताइए। नहीं, मैं सिर्फ कामरान यही कह रहा था कि मुझे सियासी बहरान कम या ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, मुझे सियासी बहरान बढ़ता नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली हमने इलेक्शन में ही जाना है, लेकिन इलेक्शन कब होंगे? क्या 6 महीने बाद होंगे इलेक्शन? उस 6 महीने के पीरियड में जो इंटरम सेटअप होगा वो कौन बनाएगा? वो किसकी मशावरत से बनेगा? प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो एक दूसरे से की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या आज ही ये सारी सूरत हाल होगी? इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी जाएगी? हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि फैसले का इंतज़ार करना चाहिए हमें। लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो मुझे वही नज़र आ रही है कि जी जैसे कहते हैं कि आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, लेकिन ये कि रूलिंग बज़ाहिर लग रहा है कि रूलिंग को तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने जा रही है, लेकिन आगे की जो बात है वही एक बड़ा सवाल। और मदर साहब, आपके ख्याल में अगर रूलिंग रिजेक्ट होती है तो क्या, मेरा सवाल ये है कि रूलिंग अगर रिजेक्ट होती है तो क्या इमरान खान साहब, उनकी पूरी पीटीआई का यह बयानिया भी रिजेक्ट नहीं होता कि जो इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के इर्द गिर्द पूरी असेंबली को जो है, मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली को उन्होंने ट्रेटर कह दिया आर्टिकल 5 के अंडर? क्या वो बयानिया भी रिजेक्ट नहीं होगा अगर रूलिंग रिजेक्ट होती है? कामरान, वही हो ना कि आप आधी चीज़ को करें और आधी चीज़ ना करें। अगर आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद के एक्शंस कैसे लीगल हो गए? उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह हैं, तो प्राइम मिनिस्टर आज भी कल भी इंक्वायरी, हाँ ये अलग बात है कि आज क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये वो किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि है ऐसी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन खुद भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगा सकता है। तो एक कंट्रोवर्सी, एक नया तनाज़ा जन्म लेता नज़र आ रहा है मुझे, एक नया तनाज़ा मुझे जन्म लेता नज़र आ रहा है। बाकी एक मिनट, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। मदर साहब उनको छोड़ दें इन लोगों को अभी। हाँ कंवर दिलशाद साहब, ये जो मदर साहब ने बात कही है, क्या इलेक्शन कमिश्नर के पास ये भी इख्तियार है कि अगर कोर्ट उनको कहे तो वो निगरान प्राइम मिनिस्टर सेटअप बना दें? अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो फिर वो रेफरेंस चला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 224 के तहत 48 घंटों में और प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब जो तकर्रर करेंगे वो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब करेंगे और वो उनका फैसला फाइनल होगा और किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और माजी में भी हुआ है, ये जो थे अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे, माजी में भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने ही इनको अपॉइंट किया था। और हमारे यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के थे हसन अस्करी, वो भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया था, वजीर आला पंजाब को भी। और सुबह खैर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट कंवर साहब, जरा लोगों को समझाने के लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर पार्लिमानी कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑपोजिशन के 4 मेंबर्स की वो भी फेल हो जाए, जो कि ऑब्वियसली फेल ही नजर आ रही है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बुलाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ना सिर्फ निगरान प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर सकता है बल्कि वो पूरी निगरान गवर्नमेंट भी बना सकता है, ऐसे ही है? या वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा अपनी गवर्नमेंट फिर आगे कैबिनेट? नहीं, वजीर आजम का तकर्रर जो है वो चीफ इलेक्शन के साथ करेंगे, लेकिन जो काबीना जो बनेगी वो वजीर आजम खुद अपने सवाबदीद पर करेंगे, उस पर इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम बिल्कुल ठीक है, जो है वो चीफ बिल्कुल ठीक है। हाँ सर मेरे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल ठीक है। जी मदर साहब देखिए, जो अभी कंवर दिलशाद फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने वो किया था, जो तकर्रुर किया था, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त ज़ाहिर है ऑर्डर किस तरह का आता है हमें नहीं पता, ऑर्डर क्या आएगा,
लेकिन जो माजी को अगर हम सामने रखते तो जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो कोई, क्योंकि इस स्पीकर को वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। अब बेहतर ये होता, मेरे नुक्ता नज़र बेहतर ये हो कि अगर आप असेंबली रिस्टोर करते हैं और असेंबली 3 अप्रैल की पोजीशन में जाती है और अगली गवर्नमेंट पूरा टेन्योर कंप्लीट करती है। लेकिन चलें, एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें ये नहीं नज़र आ रहा और असेंबली तहलील रहेंगी, तो अगर असेंबली तहलील रहेंगी और बज़ाहिर ये, क्योंकि एक प्रोसेस तो वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिया था, उन्होंने एक नाम भी तजवीज़ कर दिया था, सदर ने इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया था, लेकिन वो सारा प्रोसेस मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। अब आपसे मेरे 2-3 सवाल हैं। पहली बात ये कि जो आपने ईंट कुत्ते का बैर बनाया है, मुहावरा है ये इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके बाद अब आप लोगों की हालत ये हो गई है कि आपने किसी तो बुला के रखी नहीं। एरोगेंस, गरूर तो बहुत ज़्यादा है ना माशाल्लाह आपकी पार्टी में। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है लेटर कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्तें की कि हमसे मिलने, इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर बात कर लें, उन्होंने हमें हमारा जवाब नहीं दिया हमारे ख़तों का। ये आपकी एरोगेंस है। अब पहली बात तो ये कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे आपने फटा अड्डा लगाया हुआ है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर को निगरान करते हैं, आप यस और नो बताइएगा, काफ़ी सवाल है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी पार्टी या नहीं? देखिए, पहले इससे का ये कि इलेक्शन कमीशन का ये वो आइन तोड़ रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते, उनकी आईनी जिम्मेदारी। अगली बात आज है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर कर ले, आप मान लेंगे प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन, उसके बाद प्रोसीजर ये है कि ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जाएगी। अगर नहीं हो गए दोनों मरले ना, मेरे ख्याल के कोई, मैं कह रहा हूं आपको, उसके बाद भी है, अच्छा मेरी बात, उसके बाद भी है सुप्रीम कोर्ट है मेरा ख्याल है, अगर उस पे भी नहीं, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन है मेरे ख्याल है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद मेरी मालूमात के बाद आपको वो सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, स्टेज 3 पे जाके इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। और आखिरी स्टेज पूछ रहा हूं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखें आज जो भी फैसला आना है, हम कोई नवाज शरीफ है, हम मानेंगे, हर फैसला मानेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान लेंगे आप। आपका क्या ख्याल है, इनसे पूछे ना, आज कोर्ट का फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। ये होते ये चढ़ दौड़ते, ये होते तो मुझे क्यों निकाला करते, प्राइम मिनिस्टर निकाला नहीं गया। रात को मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, अगर फैसला ये आया तो हम मानेंगे, ये ना आया तो नहीं मानेंगे। ये उन्होंने गलत कहा है। गलत नहीं, इनका सारा ही काम ही गलत है। और यार मुझे तो कहने देना, बाहर से जो ये इशारे ले रहे हैं वो भी आपके ख्याल है ठीक है। अगर किसी तरह से स्पीकर की जो जज साहब जो है वो कमरा अदालत पहुंच गए, आप पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाए ना, ये बच जाएंगे लोगों से। मौजूद जज जो है व्यूअर्स इस वक्त कमरा अदालत पहुंच चुके हैं, जैसे ही फैसला वहां से पढ़ा जाएगा मैं आपको यहां से वो पढ़ दूंगा और अल्लाह खैर सल्ला, उसके बाद डिस्कशन ज़रूर जारी रहेगी। लेकिन ये जितने मामलात हम उठा रहे हैं ये सारे मफरूजात की बुनियाद पर हैं। असल काम जो है और असल पावर जो है वो ऑब्वियसली मौजूद जजेस के हाथ में है। ये इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी इसलिए हुआ क्योंकि बड़े अचानक ही मौजूद कोर्ट ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया। और अगर हम अपने अभी खैर थोड़ी देर में बता ही देंगे आमिर साहब जो है, लेकिन ये जो मामला चल रहा है, अब मियां जावेद लतीफ़ साहब, इस एक सवाल इनसे और कर लूँ, आपको ये मंजूर होगा कि चलें पंजाब का स्टेटस तो क्लियर नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और वहाँ से एनए का इलेक्शन हो, क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्ड सेटल नहीं है। मुझे पता इसमें क्या हैरत वाली क्या बात है, 50 इलेक्शन हुए ज़िमनी तो गवर्नमेंट से थी। और यार पूरा हो रहा है ना कौमी असेंबली का इलेक्शन भाई, प्रोसीजर है, एक जुडिशियल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। अभी जब डस्का का इलेक्शन हुआ हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे पे एतराज लगा, इलेक्शन एतराज तो नहीं होगा, मैं ये कब कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है यार। देखें अभी भाई आप तो आज गुस्से में सवाल नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा, आप जानबदार लग रहे ना बात करते हुए, मैं जानबदार लग रहा हूं। नहीं मुझे आप जरा कोर्ट को ना कह दीजिए जानबदार, जब वो आपके स्पीकर की रूलिंग को उड़ाएगा, आपका नैरेटिव पूरा, हम कोई नवाज शरीफ, मैं भी यही बात कर रहा हूं, तो मेरे से क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप हक रखते हैं अपनी राय रखने का मेरे बारे में और मेरी पार्टी के बारे में, मैं भी हक रखता हूं। एरोगेंट पार्टी आप? नहीं वो जो भी है एरोगेंट है। आपकी तज्जिया बायस है, मैं कह सकता हूं, इसमें क्या बात है? अब आपने कहा भी मुझे बायस कब, 3 साल बाद जब मैंने आपको एरोगेंट कहा मुंह पे बैठ के, तो आप इंतजार कर रहे थे कि मैं आपको, मेरा मौका नहीं आया, अभी ये मौका नहीं है आपको राय देने का। आज आपने पूछा तो मैं आंखों पे जनाब, बस जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और जैसे ही आपको आमिर सईद अपडेट क्या है जरा बताएं, क्या फैसला आया मेरे भाई? देखिए इस वक्त साहब कह रहे हैं हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। जी इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि इस वक्त इलेक्शन की तैयारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। तो इस मौके पर जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन का एक मरहला जो है वो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है,
उसकी वजह से कुछ ताखीर हो रही है। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों ये कहा कि अक्टूबर। अच्छा आमिर, आप ये कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं सुना रहे चीफ जज साहब, अभी इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुकालमा हो रहा है, जो कि मैं पहले भी कह रहा था कि शायद मुकालमा होगा अभी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल अभी मुकालमा हो रहा है जी, अभी मुकालमा हो रहा है। और उसके अंदर आप हमें अभी रिपोर्ट कुछ नया कर पाएंगे या दोबारा आपके पास आऊं? लेकिन आप रहे हमारे साथ ही, जैसी कोई अपडेट आए तो हमें आपने फौरन इस बारे में बताना है। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे शक था कि मुकालमा ही हो रहा होगा, इन कैमरा नहीं हो रहा होगा, मुकालमा हो रहा होगा जिसके अंदर बुलाया जाए, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है। और ऑब्वियसली उनसे पूछा जा रहा होगा कि 8 महीने की जो उन्होंने कही है तो उसकी क्या तौजीहात और क्या लॉजिक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये तो फैसला अभी आ जाएगा, जैसे ही आएगा उसी वक्त हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं आता तो आपको क्या प्रॉब्लम है फौरी तौर पे इलेक्शन में ना जाने के लिए? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंध पीपल्स पार्टी का, आज तो इनका दिल इतना बड़ा हो गया। हालांकि जब इन्होंने अगर ये इलेक्शन हार गए अगर सिंध के अंदर रहने का, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जरदारी साहब पे। लेकिन आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखें, मसला फिर वही है आइन का, कानून का। इलेक्शन कमीशन ने साथ साथ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां जो है इलेक्शन से पहले बहुत जरूरी हैं और इसलिए हमने 8 महीने का टाइम दिया। जी मियां साहब, आप शुरू करें। मैं वही अर्ज करने लगा था कि एक तो मेन इशू है इलेक्शन कमीशन का, जो ये तरमीम लेकर आए इलेक्शन कवानीन में, उसको नहीं मानता इलेक्शन कमीशन। वो समझता है कि इससे फेयर फ्री इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। ये जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर रहे हैं, एतराज़ करते हैं इलेक्शन कमीशन उन पर भी। तीसरी बात यह है कि आप किस तरह ये कर सकते हैं कि एक तरफ उन कवानीन के होते हुए आप फेयर फ्री इलेक्शन का आप तसव्वुर कर लें कि ये हो जाएंगे। चौथी बात, एक मिनट, इलेक्शन हुकाम जो है उन्होंने बताया चीफ जस्टिस को कि नई मर्दमशुमारी के बगैर नई हल्का बंदियां जो है वो हो नहीं सकती, और हल्का बंदियां इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो हम 90 दिन के इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, आई थिंक लॉजिस्टिक्स की बात करें, लेकिन हल्का बंदियों का जो मसला है। हाँ जी आमिर, यही आपके पास है या कोई और डेवलपमेंट भी आपके पास? सॉरी मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ क्योंकि वो जरा इस वक्त प्रेफरेंस है। जी आमिर, सुन रहे हैं मुझे? इस वक्त जी मुकालमा ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा है कि जी इलेक्शन की आपके पास क्या तैयारी है, और वो ये बता रहे हैं कि हल्का बंदियों के लिए 6 से 7 माह दरकार है। हमने प्राइम मिनिस्टर को 15 लेटर्स लिखे हैं, ये भी अभी बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। ये रोस्ट्रम के ऊपर बुला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुकालमा हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन के लिए हम तैयार तो है, लेकिन मर्दमशुमारी हल्का बंदियां हो नहीं सकती। जी ये रोस्ट्रम में जो मुकालमा हो रहा है आमिर, जो मैंने बताया, इसके अलावा भी कोई नई चीज़ आप ऐड कर पाएंगे? जी मुकालमा जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हदायत कर दी गई है कि आप नशिस्त पर बैठ जाएं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 7 माह का वक्त लगेगा। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। फैसला, अच्छा, और वो फैसला सुनाना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास उसकी पहली वो आएगी तो आपको बता देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हिस्टोरिक अदम एतमाद की तहरीक जिसको रोक दिया था स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने खुद तहलील कर दी थी उसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5वें दिन हेयरिंग करके इसका फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और जैसे ही ये फैसला आएगा आपको हम सबसे पहले शेयर करेंगे। ये केस जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों के नज़दीक आइन शिकनी की गई। वोटिंग जिसको 7 दिन में होना था वो वोटिंग नहीं हुई, और उसके बाद इसमें आर्टिकल 5 को लगाया गया। इस हेयरिंग को 1 साइडेड कहा गया ऑपोजिशन की तरफ से, उन पर आर्टिकल 5 लगा दिया गया, गद्दारी के तमगे बांटे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बहुत अहम और कड़ी जिम्मेदारी है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की। आमिर सईद, क्या फैसला है? आमिर शायद मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन हमें पता चला कि फैसला जो भी है वो मुतफिका है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके अंदर कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई किसी ने से इख्तलाफ नहीं किया, और इस फैसले की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का अगला इलेक्शन जो है व्यूअर्स ये भी डिसाइड होने जा रहा है, क्योंकि इसमें परसेप्शंस का बहुत रोल। ये 5-0 से फैसला आ रहा है,
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है, आपको मैं ब्रेक कर रहा हूं स्टोरी इस वक्त। स्पीकर की रूलिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालअदम करार दे दिया है। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा बयानिया था कि ये एक गद्दारी की तहरीक है, ये एक यूएस स्पॉन्सर्ड तहरीक है, उसको आज बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम कालअदम करार देते हैं, इसको गैर आईनी करार देते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर जिन्होंने उस दिन इतवार को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका, वोटिंग को रोका, उसको गैर आईनी करार दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद को बरकरार कर दिया गया है, यह सबसे बड़ी खबर है। हुकूमत को बहाल कर दिया गया। इस्ताकत अली भाई साहब को बहुत मुबारक हो। असेंबली को बहाल कर दिया गया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया गया। व्यूअर्स, आज की सबसे बड़ी खबर, हुकूमत को बहाल कर दिया गया, असेंबली को बहाल कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद ऑब्वियसली जब बहाल होगी तो वो भी बहाल हो गई, और तहरीक अदम एतमाद जो है उसको बरकरार रखा गया है। कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा। सदाकत साहब, आपने जाना नहीं भी उठ के यहां से मेरे भाई, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद सबसे बड़ा डिसीजन यह आया कि ना सिर्फ स्पीकर की वो रूलिंग जिसके ऊपर 2/3 वोटर्स को गद्दार का गया, असेंबली की तहलील को कालअदम करार दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसको इमरान खान साहब ने खुद ही तोड़ दिया था, वो असेंबली आज बहाल हो गई है। पूरी कौम को मुबारक हो जी कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली को जो है बहाल कर दिया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको यहां से रिपोर्ट कर रहा हूं दुनिया न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के स्पीकर का वो डिसीजन जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 5 लगाकर अदम एतमाद को रोक दिया था, अदम एतमाद बरकरार है। स्पीकर के ऑर्डर को गैर आईनी करार दे दिया गया है। असेंबली बहाल हो गई है। इमरान खान साहब की एडवाइस को सेट असाइड कर दिया गया है। असेंबली बहाल हो गई है और अदम एतमाद भी स्टे कर रही है। आमिर, इसके अलावा क्या खबर है? देखिए, जो फैसला सुनाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई थी उसको गैर आईनी और गैर है, और इसके अलावा जो असेंबलियों को तहलील करने का जो समरी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भेजी गई थी उसको भी गैर आईनी करार दे दिया, और ये कहा है कि उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। असेंबली बहाल कर दी गई है ना मेरे भाई, जो मेरे पास न्यूज आई है, असेंबली बहाल हो गई है। असेंबली बहाल उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने कि असेंबली बहाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आजम इस के पास ये इस्तेहकाक ही नहीं था, वो इस काबिल ही नहीं थे, उनका पावर नहीं थी कि वो असेंबली को तहलील करते। और ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक फैसला दिया है। उन्होंने ना सियासी सवाल को देखा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोनों हाथों से सलाम है, क्योंकि बहुत से लोग ये अदम एतमाद पर वोटिंग का ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा इस पर वोटिंग होगी, और ये वहीं पे हम पहुंच गए इतवार में जिसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें पीछे भेजा था, और वो पीछे से स्पीकर को ये ऑर्डर जारी किया गया कि फौरी इजलास तलब करें, और इस इजलास को देखे बगैर तो सदाकत अली भाई साहब मैं अब यहां से जाऊंगा नहीं, और आपने आना जरूर है आपकी दफा। लेकिन व्यूज आपको दोबारा अपडेट करते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आपको मैंने अभी सुनाया है, जो वैसे मैंने तो नहीं सुनाया, चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया, मैंने सिर्फ रिपोर्ट किया है। इमरान खान साहब के स्पीकर की आर्टिकल 5 की तोजी को रद्द कर दिया गया है। अदम एतमाद पे वोटिंग को जो रोका गया उसको रद्द कर दिया गया है। इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जिसके अंदर उन्होंने असेंबली की तहलील करने का सदर को मशवरा दिया उसको रद्द कर दिया गया है। अदम एतमाद को बहाल कर दिया गया है। स्पीकर को कहा गया कि फौरन कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए और फौरी तौर पर अदम एतमाद पे वोटिंग हो। तारीख साज फैसला, आइकॉनिक फैसला, बहुत बड़ा फैसला। इतने प्रेशर के बावजूद कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसमें दोबारा किस दिन, परसों हफ्ते वाले दिन, मैं आपको दोबारा एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। सदाकत अली बासी साहब भी वहां खरामा पहुंचेंगे, मेरे भाई जो मेरे साथ हैं। हफ्ते को जाना है, वहां पे आपको मैं ऑर्डर सुना रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। हफ्ते को सदाकत अली बासी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब और सारे पार्लियामेंटेरियंस और मैं, पूरे मुल्क का मीडिया वहां पे इंशाल्लाह जाएगा। जब पार्लियामान फेल हो जाए, चाहे वो हुकूमत की वजह से हो या ऑपोजिशन की वजह से, फिर हमेशा कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है। और ये पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर है। 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास अब बुला लिया गया है। उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पे दोबारा वोटिंग होगी, और जो भी हाउस का कॉन्फिडेंस कमांड करेगा वही पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर होगा। इस वक्त कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनके तमाम फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने आइन, कानून, दलाइल की रोशनी में रद्द कर दिया है। इमरान खान साहब की असेंबली तहलील करने का फैसला रद्द कर दिया है। उनका निगरान सेटअप बनाने का फैसला खुद ब खुद रद्द हो गया है। उनका निगरान प्राइम मिनिस्टर चुनने का फैसला खुद ब खुद रद्द हो गया है। इमरान खान साहब के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के दस्तूर के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे के लिए आज का दिन, और जो जज साहब है बंदियाल साहब और उनके पूरा जो जजेस का पैनल है, उनके हवाले से ये दिन तारीखी दिन इख्तियार करेगा। ये तारीख में लिखा जाएगा।
तमाम तर प्रेशर, तमाम तर दलाइल के बावजूद उन्होंने कानून और आइन का साथ दिया और इस आइन शिकनी को रोका, जो पाकिस्तान की आइंदा वाली नस्लों के लिए आइंदा कोई स्पीकर आइन से मावरा जाके जो है वो ऐसा इकदाम कर ही नहीं सकेगा। बहुत बड़ा डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने फैसले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या उनके बिहेस्ट पे प्रेसिडेंट ने किए हैं इतवार के बाद, अदम एतमाद की तहरीक को डिफीट करने के बाद, वो सारे के सारे फैसले का लदम करार दे दिए गए हैं। इमरान खान साहब के और उनके सदर आरिफ अलवी के सारे फैसले अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको रद्द कर दिया है। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद जो होने जा रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर वोटिंग करेगा और अपना नया पार्लिमानी लीडर चुनेगा। वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, वो सदाकत अली साहब भी हो सकते हैं, वो मियां जावेद लतीफ साहब भी हो सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा शामी साहब, आपका बेलाग तजिया इस हिस्टोरिक मौके पे। शामी साहब। असेंबली बहाल कर दी। हाँ जी, कामरान मुझसे पूछा सर आपका तजिया। मैंने कहा मैंने तो बहुत बोले सर, आपसे ही उस्ताद तो मेरे आप ही है ना जी। कामरान, ये बहुत ही एक ऐसा फैसला है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए दुआ कर रहे थे, और पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उन्होंने ये अहद किया था कि अब वो आइन और कानून के तहत फैसले करेंगी, नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं करेंगी। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज के फैसले से कौम का एतमाद बहाल होगा अपनी अदालत पर, अपने अदारों पर, अपने आप पर और पार्लियामेंट के सामने। शामी साहब, मैं आपको मैं खुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि आप उस वक्त माइनॉरिटी में थे जब मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, और उस वक्त जो आपने कहा और वो वही हुआ। और मैं ऑब्वियसली आपके साथ था कि ये स्पीकर का कोई खुदाई राइट नहीं है, ये आइन शिकनी हुई है। हालांकि मेजॉरिटी जो थी वो यही कह रही थी कि नहीं, लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था और आज वो साबित हुआ कि आइन और दस्तूर के साथ खड़े होने के लिए अगर न्यूट्रलिटी को कुर्बान भी करना पड़े तो यही असल कीमत है। मजहर अब्बास साहब, आपका टेक इस तारीखी फैसले पे। नहीं 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 आ रहे मजहर अब्बास साहब को मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। सुधाकर साहब, आप इतने मायूस क्यों? आपकी हुकूमत बहाल होगी, मुबारक हो। आप इतने इसको तारीखी तो दोनों सूरतों में तारीखी था। एक अदालत या एक इदारे का फैसला अगर उसको तनसीख किया है तो इसमें इतनी बड़ी आपने जो स्टोरी। यार मैं खुश हूँ इमरान खान बहाल हो गए, मेरे भाई आप खुश क्यों नहीं? हर रोज के जजों के, स्पीकर्स के या किसी का फैसला ओवरटर्न होने में। यार मेरी बात तो सुने, इनसे पूछे आप खुश क्यों नहीं? इनसे पूछे आइन यार आप खुश क्यों? आर्टिकल 6 था, ये था, वो था। तो बात तो सुने ना, अगली बात सुने। यार आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरे, अच्छा आप सुने, मेरे इतने प्यारे लीडर इमरान खान बहाल हो गए, उनकी असेंबली बहाल कराने का ऑर्डर हुआ है। बात है ना, मेरी बात सुनो। अब आपने जिस प्राइम मिनिस्टर को बहाल किया ना, ये तो आईनी फैसला, अदालती फैसला, सर आंखों पे। अभी सियासी फैसले होने हैं। अभी डिजाइन कर रहे आपने? नहीं 9 तारीख तक ऐसे सरप्राइजेस होने ना जेडे ਤੁਹਾਡੇ भी सिर दुलांगे सन, इन्हें तो भी लांगे। आप रिजाइन करेंगे? तो नहीं, ये तो अभी चीजें है ना, अभी तो हमारी कल मीटिंग है। लेकिन बहरहाल एक बात, जितनी आपने स्टोरियां सुनाई ना वजीर आजम, यार मैंने चीफ जस्टिस का फैसला सुनाया, आपने स्टोरी सुनाई है। सिर्फ इस दोबारा असेंबली बहाल करने का हुक्म दे दिया। रूलिंग को अदालत ने क्या, नहीं अदालत ने कहा, असेंबली अदालत ने कहा। यार साकिब भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे भाई बात तो सुन ले। मेरे बस में होता ना, मैं संडे को कहता कि आपने आइन शिकनी की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आइन शिकनी की है, आपने दस्तूर की ऐसी तैसी किया, कि मेरे बस में होता, मैंने नहीं कहा। आज मैं बता रहा हूं कि दोबारा था सुन ले जनाब, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला भी जाली थी, उसके बाद आपने भी कमेंट करें। इरफान कादिर साहब, ये तो फिर आइन शिकनी का मुकदमा बनता है हुकूमत के ऊपर, क्या कहेंगे आप? जबकि ये फैसला तारीखी अब आ गया है जिसमें इसको रद्द कर दिया गया है, इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने की अटेम्प्ट को। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि चंद दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था जनाब, और आपने मुझे कुछ वजाहत के साथ सवाल किए थे जनाब, और मैंने उसको सुन के ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें सुन ले तो ये फैसला होगा। मुझे नहीं पता कि वो आपकी बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है या मेरी बातें भी सुनी है, लेकिन अच्छी बात ये हुई है सर कि वो जो बातें आपने और मैंने की थी, आज उससे कम से कम एक चीज यहाँ हो गई है कि पाकिस्तान में वाकई आइन की बालादस्ती जो है कायम हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का भी ये फैसला जो है मुतनाज़ा बल्कि नहीं तारीखी फैसला है, बहुत तारीखी फैसला है और सही फैसला है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ
कि ये हाई ट्रीजन की जो बात आप कर रहे हैं सर, ये इमरान खान साहब का मंत्रा था कि मुखालफीन को पकड़ पकड़ के तो उनका एहतसाब किया जाए। तो अगर नई हुकूमत इमरान खान का एहतसाब शुरू कर देगी तो फिर उनमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया। तो रियासत मदीना में तो ये हुआ था कि जब वो फतह मक्का हुई थी तो दुश्मनों को माफ़ी कर दिया था। तो वो स्पिरिट अगर देखें तो माफ कर दिया जाए। एक दफ़ा तो छोड़ दें खान साहब को, आइंदा मेरा ख्याल है इनको तजर्बा होगा, आइंदा कभी इस तरह ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने करना है या डॉक्टर साहब सॉरी कामरान शाहिद साहब, अगर किसी को ये शौक है तो उसका तरीका ये है कि वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त दे दें और वफाकी हुकूमत को इख्तियार है हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे कंप्लेंट फाइल करने की। तो वो जो भी वफाकी हुकूमत आने वाले दिनों में होगी, अगर वो चाहे तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। लेकिन मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि इस वक्त अगर हम आइन शिकनी पे चले गए तो फिर माजी में भी बहुत कुछ होता रहा है, तो फिर सब। लेकिन इरफान साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पे अगर रिजाइन कर दे अपनी सीटों से नेशनल असेंबली की तहरीक अदम फिर भी वैलिड है? हाँ, अगर वो रिजाइन कर दे तो फिर तो जरूरत ही नहीं रहती ना, क्योंकि फिर तो तहरीक अदम एतमाद के प्रेशर के नीचे अगर रिजाइन करते तो वैसे ही कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद। अच्छा जी हाँ। तो जो बहुत इरफान कादिर साहब, आपका जो धड़ल्ले अंदाज है उससे मैं बड़ा इंप्रेस हूँ शुरू से ही, और बहुत शुक्रिया, हमेशा में टाइम देते हैं। और ये बात सही है कि आपका जो एनालिसिस था, आपका सुलेमान साहब का, हमारे सुलेमान गनी साहब और खास तौर पे शामी साहब का, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था और हमें ऑब्वियसली अपनी चॉइसेस यही रखनी चाहिए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा भी मैं जहमत देता रहूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत बड़ा ये फैसला है, अब आप क्या करने जाएंगे? अब शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट कैंडिडेट है। देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि पूरी कौम को आज के फैसले पर मुबारकबाद, इस वजह से ये नहीं कि हुकूमत जा कौन सी रही है और आ कौन सी रही है, इस बात पे कि मुल्क आज आइन के मुताबिक चलने के लिए जो फ़ैसला हुआ, जो हमारी स्ट्रगल थी कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसकी आज बुनियाद रख दी गई। अब मैं तो ये कहूँगा कि पूरी कौम को और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के वर्कर्स को नवाफल शुक्राने के अदा करने चाहिए, कोई मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। कोर्ट के विजुअल्स आप लाइव दिखा दें, हम बात कर रहे हैं, जब तक आप वो दिखाएं जी, बोले। और जहाँ तक तल्लक है, बड़ी अच्छी इरफान कादिर साहब ने बात की कि इस मौके पे माफ़ कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 3.5-4 साल जो हमारे साथ इमरान खान साहब ने किया, हमें ज़ाती तौर पर उसे माफ़ कर देना चाहिए। और मगर जो उसने डॉलर को आज 200 रुपये तक, जो पहले दिन उन्होंने इनके वज़रा ने कहा था, वो पहुंच गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, जो बार बार आइन से इनहराफ किया, जो दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म जो हैं। और चलो ये सबको माफ कर दें। आज तो मैं इस लिहाज से खुश नहीं हूँ, देखिए खुश तो मैं इस लिहाज से हूँ, आपको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहाल हो गई है। व्यूअर्स, एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फैसला, मैं जाऊंगा मदर साहब के पास। स्पीकर कौमी असेंबली जो है, उनकी रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है और उसको कालअदम करार दे दिया गया। तहरीक अदम एतमाद कायम रहेगी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दे दिया गया। उसके बाद जितने डिसीजन हुए हैं कानूनी तौर पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो अदालत को, जो असेंबली को डिसॉल्व करने का डिसीजन दिया था, वो भी खत्म हो गया। जो एडवाइस दी थी सदर मुमलिकत को खत्म होगी। सदर मुमलिकत ने जो कुछ भी किया वो सब खत्म कर दिया गया और अब अदम एतमाद कायम रहेगी। राजा साहब हमारे साथ मौजूद। राजा साहब, क्या पोजीशन है कोर्ट की, क्या हो रहा है हजूर वहां पे? देखिए, इस वक्त अपोजिशन जो है वो बहुत खुशियां मना रही है और हुकूमत मुखालिफ और वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ ही देर पहले सदर अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बघेल ने ये तारीखी फैसला। राजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपकी आवाज ठीक करते हुए। पता है वहां पे शोर बहुत है, लेकिन जहां तक नाकिस की राय मजहर अब्बास साहब, इसका मतलब फवाद चौधरी हमारे भाई जो है वो एज अ लॉ मिनिस्टर और एज अ वफाकी वजीर इत्तलात वो भी बहाल हो गए और बाकी लोग भी बहाल हो गए। बिल्कुल, मुबारक हो। कोई नया फैसला भी जी गवर्नमेंट तो देखें और फिर कुछ करो। देखें अप्रैल, देखिए इस वक्त कैबिनेट बहाल है, असेंबली बहाल है जी। देखिए इस वक्त अप्रैल 3 की, देखिए इस वक्त अप्रैल 3 की पोजीशन बहाल हो गई है। इसके माने क्या हुए मेरे नुक्ता नज़र से कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अक्सर 9 जो है उसकी डेट आएगी, क्योंकि आप 3 दिन से 1 हफ्ते का पीरियड आप देंगे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। तो अब स्पीकर अपनी जगह, स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है। मुझे लगता है सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो होगी।
लेकिन इस फैसले से हुआ क्या है, अगर देखा इनकी स्ट्रेटजी वाइज देखा जाए तो इस फैसले से इस फैसले से हुआ ये है कि एक तो ये कि अब इस गवर्नमेंट को या जो भी असेंबली है, असेंबली को अपना टेन्योर पूरा करने का मौका मिलेगा। असेंबली को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए मेरे नुक्ता नज़र से, ताकि जब इलेक्शंस हों तो फिर प्रोविंशियल असेंबलीज़ के भी इलेक्शन साथ हों, एक नया बुरान नहीं खड़े। और इतने इस पीरियड में मैं इरफान कादिर साहब की बात को 110% इंडोर्स करता हूँ। पॉलिटिक्स ऑफ वेनम को ख़त्म होना चाहिए। आपको पीटीआई इस वक्त जो भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी होती है तो, और अगर नहीं होती है तो ख़ुद इमरान खान साहब को, इस वक्त वो वज़ीर आज़म हैं, 3 अप्रैल की पोजीशन पर आ गए हैं वो, तो उन्हें ज़्यादा ग्रेस दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उन्होंने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल कबूल होगा। उनको चाहिए कि अब वो चीज़ जो बिलावल भुट्टो ने आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, वो जाएं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आती है तो उसको फेस करें। मदद साहब बिल्कुल ठीक, मुझे जल्दी जाना, जब स्पीकर कौमी असेंबली की आइन शिकनी को जो है वो कानून ने, दस्तूर ने, अदालत आलिया ने उठा के बाहर फेंक दिया और इसी तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया गया। इमरान खान साहब की जो एडवाइस थी प्रेसिडेंट को असेंबली की तहलील की, उसको रद्द कर दिया, उसको रद्द ऑटोमेटिकली रद्द होगी क्योंकि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया गया है। ये वो नैरेटिव था जो इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से बना रहे थे, लेकिन अब इस फैसले ने आके उस नैरेटिव को भी बहुत हद तक हिट किया होगा। किस हद तक ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन तहरीक अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार करार दिया है। हफ्ते को इजलास बुलाने का हुक्म जारी किया है और स्पीकर को पाबंद किया है कि इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद कायम दायम है। ये बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है, बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो कानून है और जो आइन है उसने दस्तूर के हिसाब से चलना है, ना उसने कामरान शाहिद के हिसाब से चलना है, ना मुजीब रहमान शामी के हिसाब चलना है और ना इमरान खान के हिसाब चलना है। तो आज एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। सुलेमान गनी साहब, आप भी उस पैनल में थे जिसमें मैं और शामी साहब थे। जो पॉइंट ऑफ व्यू हम दे रहे थे कानून और दस्तूर को देखते हुए, आज अदालत ने मनोअन वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रिवेल हुआ है। सुलेमान गनी साहब देखिए, बात ये कामरान साहब, मेरा ख्याल आज का दिन पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बड़ा अहम दिन है और ये दरअसल मैसेज इस बात का है, ये किसी एक पॉलिटिकल फोर्स के लिए नहीं बल्कि तमाम फोर्सेस के लिए एक मैसेज है कि किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन पे असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होगी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अहले सियासत को ये एक पैगाम है अदालत उज़्मा का कि आपकी अपनी एक डोमेन है और जो स्पीकर साहब ने जो ये रूलिंग दी थी, इस रूलिंग को गैर कानूनी करार देके ये साबित किया है कि स्पीकर कोई खुदाई एहलकार नहीं है कि वो जो चाहे मादर पिदर आज़ाद समझते हुए सब कुछ कह डोले। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की एक अपनी हैसियत कायम है, एक अपनी अहमियत कायम है। कवर दिलशाद साहब, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजाइन भी करते हैं नेशनल असेंबली से तो क्या तहरीक अदम एतमाद में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको शायद गालिबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही। शामी साहब, आपका भी ये बड़ा प्रिवेल्ड मौक़िफ़ रहा और हमने इस पर बात भी की कि दस्तूर और आइनी लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि स्पीकर के पास कोई ऐसे खुदाई इख्तियारात नहीं है। और अटॉर्नी जनरल ने मुझे भी इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि, और उन्होंने आज बड़ा क्रेडिबल अटॉर्नी जनरल साहब, तो हमें भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया था कि स्पीकर जब भी आइन शिकनी करेगा तो वो कानून में चैलेंज होगी। लेकिन क्या वजह थी शामी साहब की हुकूमत इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थी कि वो आइन शिकनी भी करवा सकते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं और वो एवरीथिंग विल बी गेट अवे विद, और कोई पूछने वाला नहीं होगा? शामी साहब, असल में इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके नाबालिग कानूनी मुशीर जो हैं उन्होंने गुमराह किया। आप देखें, लगता है कि अटॉर्नी जनरल की बात नहीं सुनी जा रही थी और अटॉर्नी जनरल ने आज वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जो दूसरे वकीलों ने इख्तियार किया। बात यह है कि स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को पार्लियामेंट पर हमला करने का हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने आइन की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया और आज का जो फैसला है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है, एतमाद बहाल हुआ है कौम का अपने आप पर और अपने अदारों पर और सुप्रीम कोर्ट पर, और ये एक तारीख़ी लम्हा है। और अब अगर
कोई इस्तीफा देता है, लेकिन ये अगर मिनॉरिटी इस्तीफा देती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी इस्तीफा देगी तब असेंबली डिसॉल्व होती है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक अब एक अच्छे डेमोक्रेट के तौर पर फेस करना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये उन पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब आगे लेके जाएं मामलात को और अना और तासुब और अनाज से बाहर निकले। जबरदस्त आपने ये आखिरी बात होगी मजहर अब्बास साहब, लेकिन जो शामी साहब फरमा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अपने आप को अपोजिशन लीडर के रोल में कबूल कर लेंगे? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने करना होता तो इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? स्पीकर के जरिए आइन शिकरी कराने की क्या जरूरत थी इमरान खान साहब को? आपको लगता है कि वो अब इस रोल को एक्सेप्ट कर लेंगे जो पार्लियामेंट में उनकी जायज़ पोजीशन है, जो नजर आ रही है कि थादी उनके साथ नहीं है, अपोजिशन का जो रोल है वो कर लेंगे मजहर साहब? कामरान देखिए, अभी कुछ मरहले बाकी हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होनी है, फिर उसके बाद स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी है, उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होना है, और अगर शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो अभी मरहले हैं, अभी से हमने इमरान खान को लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों बना दिया? अभी तो पहले तो वो लीडर ऑफ द हाउस का कॉन्फिडेंस लूज करें, उसके बाद लीडर। हाँ, ये जरूर है मजहर साहब, हमें आपको पता ही है कि थादी उनके साथ नहीं है। सबक वो क्या सबक है मजहर साहब? मैं तो एक सर आज की कामरान आज की पोजीशन क्या है? उसके खिलाफ अक्सरियत इतनी जल्दी तहरीक नहीं, शामी साहब क्या फरमा रहे हैं मौजूद थे और उनकी फहरिस्त भी पेश की है। शामी साहब अभी तो वोट में, शामी साहब अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होनी है। दुरुस्त है, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुई है। मदद साहब, ये टेक्निकल बात है क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो असेंबली में मौजूद थी और आज उनकी फहरिस्त भी पेश की। मैं शाबी साहब को इसलिए इंडोर्स करूंगा कि एक तो मैं वहां पे मौजूद था। शाबी साहब एक मिनट, मेजॉरिटी जिसमें शुजात साहब का बेटा और चीमा साहब, MQM बाप, आजाद अराकीन दो और बाकी की ऑपोजिशन, इस लिहाज से मेजॉरिटी साथ थी। और चैलेंज किया था किसी ने, उस अक्सरियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। 176 मेंबर मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि मदद साहब, ये तो आप भूल ही जाएं कि इमरान खान साहब कभी इस वजह से असेंबली तोड़ते कि उनके पास अक्सरियत होती, वो नहीं थी तो उन्होंने असेंबली तोड़ी। जी मदर साहब। मेरे भाई, अभी मैं सारी बातें एग्री कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर इमरान खान साहब थोड़ा ग्रेज दिखाते तो मेरे नुक्ता नज़र से तो इमरान खान साहब को बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि रिजाइन करना भी एक डिफाइंस होती है। बदकिस्मती से उन्होंने एक ऐसी जंग को जीतने की कोशिश की तो हार चुके थे। इज द रियल इशू मजहर भाई, लेकिन ग्रेस एंड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जी इज द रियल इशू। व्यूअर्स, आप ये स्पेशल देख रहे थे ट्रांसमिशन अदम एतमाद के ऊपर, और इसके अंदर हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं और आपके सामने ये हमने डिसीजन बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका डिसीजन से 5-0 से उठा के बाहर फेंक दिया। अदम एतमाद बरकरार है, उस पर वोटिंग का हुक्म जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब के 3 तारीख के बाद के तमाम डिसीजंस को जो है वो कालअदम हो गए हैं। प्रेसिडेंट की एडवाइस उनकी ख़त्म हो चुकी है, असेंबली बहाल हो चुकी है। अब अदम एतमाद में वोटिंग हफ्ते को होगी और उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमांड करते हैं या नहीं करते हैं ऐवान का एतमाद। लेकिन ये बात है कि अब वो फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट बहाल हो गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहाल हो गए हैं, फवाद चौधरी साहब बहाल हो गए हैं, तमाम मावरन खसूसी बहाल हो गए हैं, पूरी कैबिनेट बहाल हो गई है। इसकी एक तरह से मुबारकबाद भी बनती है, मुझे नहीं पता देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन असेंबली की बहाली की मुबारकबाद पूरी कौम को बनती है। आइन की बालादस्ती आज हुई है, कानून की बालादस्ती हुई है। दस्तूर जो है उसको कोई शख्स इस तरह हमला करके अब जा नहीं पाया, उसको रोक लिया गया है, उसको तंबीह की गई है और तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनल तरीके से जो देखा सुना, और हमने भी विटनेस किया कोर्ट रूम के अंदर जिस तहम्मुल से मौजूद जजेस ने सबको सुना। अभी ये हमारी ट्रांसमिशन जो है उसको मैं अब हम जाएंगे अब कामरान खान साहब की तरफ जो यहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। ओवर टू कामरान खान साहब।